फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया ऑसम एनिमे लेके आ चुकी है। मैं जानता हूँ कि ये डायलॉग आप लोग हर एक वीडियो में सुनते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक और चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दरअसल हमारी क्रॉनिक मीडिया टीम का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसमें हम लोग बहुत पहले एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन फॉलोवर्स की कमी होने की वजह से हम लोग ने वहाँ पे ज्यादा पोस्ट करना बंद कर दिया। इसलिए अगर आप सभी लोग को बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आता है अलग अलग टाइप के एनिमेस के फैक्ट्स वीडियो देखना, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग वहाँ अपना जो अचीवमेंट्स रहते हैं उनको भी शेयर करते हैं और हमारे वीडियो कहाँ तक पहुँच गया उसके बारे में भी बताते हैं। तो प्लीज वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं एनिमे में। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो जो लोग रहते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। उसमें से एक डीमन किंग होता है और दूसरा जो होता है वो हीरो होता है। दोनों जो रहता है वो एक ही तरीके के ताकतवर रहते हैं और उन दोनों की जो ताकत थी वो आपस में टकरा रही होती है, लेकिन किसी कारणवश एकदम कोइंसिडेंसली उन लोग का जो तलवार था वो आपस में एक ही साथ गड़ जाता है और उन दोनों की जो मौत थी वो साथ ही में हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक स्कूल में घूम रहा होता है जो की हीरोज को ट्रेन किया करता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड लग रहा था, जिसका नाम ब्लेड था, और उसका जो सपना था वो था कि वो 100 दोस्त अपना इस स्कूल में किसी भी तरीके से बनाएगा। इसी चक्कर में वो चला जाता है 4 लोगों के पास, जहाँ पे उन्हें डायरेक्टली वो बोल देता है कि क्या तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे, जिसपे वो लोग थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लंटली किसी ने भी उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो लोग हाँ कह देते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पे एक लाल बालों वाली चिड़चिड़ी सी लड़की आ जाती है, जिसका नाम अर्नेस्ट फ्लेमिंग होता है, और ये अपने क्लास की टॉपर के साथ साथ बहुत ही ताकतवर भी होती है, इसलिए इसके अंदर घमंड भी भरा हुआ रहता है। तो ये चारों लोग बोलते हैं कि तुम्हें उसके पास संभल के जाना चाहिए, और जैसा कि तुमने बताया कि तुम दोस्त बनाना चाहते हो, तो तुम इसे दोस्त बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि ये ताकतवर के साथ घमंडी भी है। लेकिन ब्लेड ऐसा नहीं सुनता है और सीधा उसी के पास चला जाता है और उसे डायरेक्टली बोल देता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। लेकिन जो अर्नेस्ट थी वो उसे बोलती है झाड़ते हुए कि तुम जैसे एकदम अजीब से लड़के से मैं बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करूंगी, और तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो, वैसे भी हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है, तो तुम जैसे अजीब से लोग का यहाँ पे कोई भी गुजारा नहीं है। इसी तरीके से वो लगातार उसे सुना रही होती है, जिसपे वो बोलती है ब्लेड को, क्या तुम मेरा बात सुन भी रहे हो, जिसपे ब्लेड बोलता है कि यार मुझे दरअसल यहाँ हेडमास्टर के पास जाना है, तो क्या तुम मुझे उसके ऑफिस में जाने के लिए हेल्प कर सकती हो। तो जो अर्नेस्ट रहती है वो मन में सोचती है कि हाँ, हेडमास्टर के पास जाके मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगी, जिससे ये अभी के अभी स्कूल से बाहर चला जाएगा, इसलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों जो रहते हैं वो हेडमास्टर के कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट को बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हेडमास्टर के कमरे में हेडमास्टर की जगह किंग बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जो ब्लेड था उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, वो नॉर्मली खड़ा रहता है और अर्नेस्ट की फट चुकी होती है। वो झुकते हुए किंग को सलाम करती है और फिर ब्लेड को भी पकड़ के बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, वो किंग है, उनके सामने थोड़ा रिस्पेक्ट शो करो। और फिर वो किंग से भी माफी मांगती है ब्लेड के हरकत के लिए। इसके बाद जो अर्नेस्ट थी वो किंग के साथ बहुत सारी जो बातें थी वो करने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा आपको सामने से देखने का। उसे इस तरीके से बकवास करते हुए देख के जो किंग था वो भी इरिटेट हो जाता है और फिर वो बोलता है कि अर्नेस्ट, यहाँ पे मैं अभी तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। तो अर्नेस्ट का मुंह बन जाता है और वो गुनगुनाते हुए चली जाती है कि आखिरकार ये ब्लेड में क्या है, ये किसी से भी दोस्ती कर लेता है। फिर ब्लेड और किंग जब आमने सामने रहते हैं तो ब्लेड जो रहता है वो बिल्कुल भी एकदम अजीब सा रिएक्ट नहीं करता है, जिसपे किंग उसकी सच्चाई बताता है हमें कि असल में जो ब्लेड है वो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया जो हीरो था उसका ही रीइंकार्नेशन है। जिसमें किंग उसे बोलता है कि आप यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपका जितना पहले शक्ति हुआ करता था उसे वापस लाना, जिससे आप फिर से उतने ही ताकतवर बन सकते हैं। जिसपे जो ब्लेड था उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे अभी ये जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रही है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग एक एडवांस लेवल का ट्रेनिंग ग्राउंड देखते हैं इस स्कूल का, जहाँ पे जो अर्नेस्ट थी वो अपनी ट्रेनिंग करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ ब्लेड आ जाता है और वो अर्नेस्ट को बोलता है कि हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे अर्नेस्ट उसे बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कोई मजाक की जगह नहीं है, ये असल में एडवांस लेवल का ट्रेनिंग ग्राउंड है और यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही आ सकते हैं। जिसपे ब्लेड जो रहता है वो अपना एडवांस लेवल का जो टैग उसे मिला था वो उसे दिखा देता है, जिससे अर्नेस्ट का मुंह बन जाता है और वो बोलती है कि ये पक्का तुमने किसी से चुराया ही होगा। लेकिन ब्लेड उसकी बात को नजरअंदाज करता है और सीधा जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सभी से जाके दोस्ती करना शुरू कर देता है, जिस चीज को देख के अर्नेस्ट थोड़ा मुंह बनाती है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब है। इरिटेट होते हुए जो अर्नेस्ट रहती है वो बोलती है ब्लेड से कि आखिरकार तुम सुन भी रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पुकार रही हूँ। जिसपे ब्लेड उसे बहुत ही अच्छे तरीके से टच करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तो अर्नेस्ट शर्मा जाती है और फिर गुस्से
गुस्से में वो एक स्लाइस दे मारती है, जिससे जो ब्लेड था वो अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए बच जाता है और अर्नेस्ट शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने जो स्लाइस मारा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उतनी देर में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि बोलती है ब्लेड को कि अभी हमारा ट्रेनिंग करने का टाइम हो चुका है, तो हमें यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो ब्लेड था वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो और क्या मैं तुम्हारा नाम भी जान सकता हूँ, जिस पे वो लड़की बताती है कि ठीक है, मेरा नाम सोफिटिया है। जो अर्नेस्ट थी वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो सोफिटिया थी वो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी और वो किसी को भी अपना नाम नहीं बताती थी, लेकिन ब्लेड को उसने अपना नाम बता दिया। इसी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे जो अर्नेस्ट थी वो ब्लेड को लेके आ जाती है, जहाँ वो एक शील्ड की तरफ दिखाते हुए उसे बोलती है कि इस शील्ड को अगर तुमने काट दिया अपने स्लाइस से तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम एडवांस लेवल के हो। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि ठीक है, वैसे तुम बता सकती हो कि कितना पावर लेवल की मुझे जरूरत होगी इसे करने के लिए। तो अर्नेस्ट उसे बोलती है कि तुम लेवल 2 नहीं लेवल 3 तक यहाँ पे अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे काट दोगे। तो जो ब्लेड था वो अपने पावर को थोड़ा सप्रेस करता है और लेवल 3 तक लेके आता है और फिर उसके बाद जोरदार ड्रैगन स्ट्राइक दे मारता है। उसकी जो ताकत थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो शील्ड तो छोड़ो, पीछे का जो दीवार था वो भी टूट जाता है और सारे जितने भी लोग वो एकदम शॉक्ड हो चुके होते हैं और कुछ लोग तो जो थे वो वेव से फिका भी चुके होते हैं, लेकिन सोफिटिया बिल्कुल भी नहीं फिकाई थी। फिर जो अर्नेस्ट थी वो भी मन में सोचती है कि आखिरकार ये गॉड लाइक पावर इस आदमी के पास कैसे है, लेकिन जो ब्लेड था वो तो अपने आप को अंडररेटेड रखना चाहता था, इसी वजह से वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग अर्नेस्ट को देखते हैं जो कि अपना खाना खा रही होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसके साथ बैठा नहीं होता है। जो ब्लेड था वो इस चीज को नोटिस करता है और सीधा अर्नेस्ट के पास बैठ जाता है, जिससे अर्नेस्ट बोलती है कि हे तुम यहाँ पे आखिरकार बैठ क्यों रहे हो, ये मेरी प्राइवेट डेस्क है। जिस पे ब्लेड उसे बोलता है कि कोई तुम्हारे साथ बैठना क्यों नहीं चाहता, क्या तुम लोगों को बुली करती हो। जिस पे अर्नेस्ट बोलती है कि नहीं मैं बुली नहीं करती, लेकिन लोग पता नहीं क्यों मुझसे डरते हैं। फिर उसके बाद जो अर्नेस्ट थी थोड़ा एकदम ठंडा होती है दिमाग से और ब्लेड को सॉरी बोलती है कि उसने पहले ब्लेड को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझा, लेकिन ब्लेड असल में ताकतवर है। जिस पर ब्लेड उसे बोलता है कि अरे नहीं मैं उतना भी कोई ताकतवर नहीं हूँ, वैसे मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे दोस्त बना पाए हैं। जिस पे अर्नेस्ट बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे है, मैं तो तुम्हारे कोई भी दोस्त बनाने में हेल्प नहीं की हूँ। जिस पे ब्लेड बोलता है कि अरे तुम भी तो मेरी दोस्त हो। तो अर्नेस्ट इस चीज को सुन के और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ अर्नेस्ट अपने कमरे में बैठे हुए इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से उसको इस जिंदगी में अपना एक दोस्त मिल चुका है। बात दरअसल ये थी कि जो अर्नेस्ट थी पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं हुआ करती थी, वो सबसे हंस खेल के बात किया करती थी, लेकिन उसके फैमिली की जो तलवार थी उसको पोजेस करने के बाद उसके अंदर एक ऐसा डीमन आ गया जो कि उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर तो बनाया, साथ ही साथ उसको बहुत ही घमंडी भी बना दिया, जिसकी वजह से वो कभी भी दोस्ती नहीं कर पाई थी। और ऐसा होता है कि कभी कभी वो लड़ने लगती है तो उसके ऊपर वो जो डीमन था वो भी सवार हो जाता है और उसी चीज का फाइट भी हमें दिखाया जाता है अर्नेस्ट का, जहाँ पे वो जो डीमन था उसके ऊपर हावी हो रहा होता है। लेकिन किसी तरीके से जो अर्नेस्ट थी वो अपने ताकत को एकदम कंट्रोल कर लेती है और उस आदमी की जो जान जाने वाली थी उसे बचा लेती है। उस आदमी को हराने के बाद जो अर्नेस्ट थी वो सोफिया से लड़ती है और इन दोनों की भी लड़ाई बहुत ही घमासान होती है, लेकिन लास्ट में जो अर्नेस्ट थी एज यूजुअल सोफिया से जीत जाती है। फिर ब्लेड आता है अर्नेस्ट के सामने और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन जो अर्नेस्ट थी वो बोलती कि नहीं मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती है और एग्जॉस्ट होते हुए बेहोश हो जाती है। और जो ब्लेड था वो उसे गोदी में उठाते हुए सीधा मेडिक के पास ले आता है। जो मेडिक थी वो बोल रही होती है ब्लेड को कि देखो यहाँ जो अर्नेस्ट है उसकी जो बीमारी है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मैं किसी को मरते हुए जिंदा भी कर सकती हूँ जैसे कि मैंने तुम्हें किया था, लेकिन इस लड़की की जो प्रॉब्लम है वो असल में ये है ही नहीं। दरअसल यहाँ पे इसे एक श्राप दिया गया है और वो मैं बिल्कुल भी नहीं हटा सकती। फिर थोड़ी देर बाद जो अर्नेस्ट थी वो उसे होश आ जाता है और वो होश में आते ही ब्लेड से पूछने लगती है कि क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाया, और वो बहुत ही हड़बड़ाई हुई लग रही थी। तो जो ब्लेड था उसे शांत करवाता है और बोलता है कि नहीं तुमने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया है। इसके बाद जो ब्लेड था वो अर्नेस्ट को कंधे में रखते हुए उस मेडिक से बाहर ले आता है। थोड़ा आगे आने के बाद जो अर्नेस्ट थी वो उसे छोड़ देती है और बोलती है कि ठीक है अब मैं बहुत ही अच्छी फील कर रही हूँ। इसके बाद हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान सी जगह पे जाके बहुत सारे रोबोट्स को मारने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है अर्नेस्ट के जो तलवार है उसके बारे में, और उसे कुछ चीज जानने को मिलती है। फिर वो एक्साइटेड होते हुए अर्नेस्ट के पास आता है, जहाँ पे आते हुए बोलता है कि हे अर्नेस्ट मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ। और ये चीज अर्नेस्ट को थोड़ा उल्टा लगता है और वो शर्माते हुए बोलती है कि अरे इतना जल्दी, अभी तो हमने ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को देखा भी नहीं है। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हारे ब्लेड के बारे में सारी चीजें जान चुका हूँ, उसके अंदर कौन सा डीमन है और क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको तुम्हारे लिए ठीक कर दूं।
फिर हमें एक शांत जगह पे इन दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्नेस्ट ब्लेड को बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, दरअसल मेरी जो तलवार है उसके अंदर एक डीमन है और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो जो डीमन है वो मुझे बिल्कुल भी अपना मास्टर स्वीकार नहीं करता है। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि हाँ प्रॉब्लम यही है कि अगर वो तुम्हें मास्टर स्वीकार नहीं करेगा तो ये जो कर्स है वो तुम्हारे अंदर हमेशा लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे खुशखबरी ये है कि मैं इसे तुम्हारे लिए करने के लिए मदद कर सकता हूँ। अभी चलो तुम यहाँ पे और जाके उस डीमन को अपने सामने बुलाओ और उसे मास्टर बनाने के लिए कोशिश करो और भरोसा रखो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा और तुम्हारे जो पावर है उसको बिल्कुल भी अनकंट्रोलेबल नहीं होने दूंगा। जिसपे जो अर्नेस्ट थी वो तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अर्नेस्ट है वो उस डीमन को बुलाने लगती है और पीछे से जो ब्लेड था वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो जो डीमन था जैसे ही सामने आता है अर्नेस्ट के तो वो बहुत ही ज्यादा विशालकाय लग रहा होता है और वो बोलता है अर्नेस्ट को कि तो तुम ह्यूमन अगर मुझे मास्टर एकदम अपने आप को बतवाना चाहती हो तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उसके लिए वर्दी हो, जिसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना मास्टर मान लूंगा। तो इस चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर जो अर्नेस्ट और वो डीमन रहता है उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। उनकी जो फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर तरीके से हो रही थी, जिसकी वजह से उस डीमन का जो छोटा सा अंश था वो भी बाहर निकल जाता है और वो बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि ये मैं अब फाइनली आजाद हो चुका हूँ, अब मैं दुनिया में जाके तबाही मचाऊंगा। लेकिन जो ब्लेड था उसकी पूरी बात सुनता भी नहीं है और एक ही मुक्के में उसे खत्म कर देता है, जिससे हमें ब्लेड की ताकत का अंदाजा लग सकता है। इसी तरीके से फाइट फाइनली खत्म हो जाती है और जो अर्नेस्ट थी वो उस डीमन को हरा चुकी होती है, जिसकी वजह से अब वो उस डीमन पे फुल कंट्रोल पा चुकी होती है और वो फिर बोल रही होती है ब्लेड को कि थैंक्स ब्लेड, ये मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बिना नहीं कर पाती। इसी इंसिडेंट्स की वजह से जो अर्नेस्ट थी उसका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को ग्रीट करना भी शुरू कर चुकी होती है, जिससे सारे जो लोग थे उन्हें भी शॉकिंग लग रहा होता है कि आखिरकार जो अर्नेस्ट है वो इतनी पोलाइट कैसे हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे ये सारे लोग एज यूजुअल अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उतने ही देर में जो अर्नेस्ट रहती है वो आ जाती है ब्लेड के पास और उसे बोलती है कि हे तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो, जिसपे ब्लेड उसे देखते हुए बोलता है कि अर्नेस्ट तुम आज मुझे कुछ अलग सी लग रही हो। तो अर्नेस्ट थोड़ा शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या अलग लग रहा है। तो ब्लेड ये चीज सोचने लग जाता है कि उतने ही में दूसरा जो लड़का रहता है वो उसे बोलता है उसके कान में कि हे देखो उसके जो बाल है वो थोड़े अलग लग रहे हैं। लेकिन उसकी बात को सुनने के बाद भी जो ब्लेड रहता है वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो गुस्से में वो आदमी बहुत ही ज्यादा जो तलवार रहता है चलाना शुरू कर देता है ब्लेड के ऊपर और ब्लेड सारे के सारे हथियार उसके डॉज कर रहा होता है, जिससे वो आदमी और भी ज्यादा एकदम इरिटेट हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार तुम्हें आज तक उसको ये चीज ध्यान भी नहीं दिया कि उसने नए बाल बना के लाए हैं। और दूसरी तरफ जो अर्नेस्ट थी उससे तो एक चीज सही ही नहीं जाती है कि इतना अच्छा उसने बाल बनाया और ब्लेड ने उसे नोटिस ही नहीं किया। लेकिन फिर अर्नेस्ट अपने आप को संभालती है और बोलती है ब्लेड को कि चलो कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम उस तरफ देख रहे हो जो सोफिटिया है वो असल में ट्रेनिंग कर रही है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सी रिएक्ट करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे थोड़ा बहुत बातचीत करके उसकी असलियत जान के लाओ। तो ब्लेड ऐसा ही करता है और डायरेक्टली सोफिया के पास चला जाता है और उसके पास जाने के बाद वो सोफिया को बोलता है कि हे तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ तलवारबाजी की ट्रेनिंग करना चाहोगी। जिसपे सोफिया उसे बोलती है कि क्या ये कोई ऑर्डर है। जिसपे ब्लेड बोलता है कि अरे नहीं ये कोई मैं ऑर्डर नहीं दे रहा तुम्हें, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम कर सकती हो। जिस चीज पे जो सोफिया थी वो तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद इन दोनों में थोड़ा बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिखाया जाता है, जिसमें सोफिया बहुत ही जल्दी तलवार चलाना भी सीख जाती है और एक के बाद एक बहुत सारे जो कवच रहते हैं उन सभी को काट के रख देती है। ये सब चीज करने के बाद जो सोफिया रहती है वो बोलती है ब्लेड को कि क्या मैं इतनी ताकतवर बन चुकी हूँ कि मैं अर्नेस्ट को हरा सकूं। जिसपे ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम अर्नेस्ट को क्यों हराना चाहती हो। तो वो बोलती है कि अर्नेस्ट स्कूल में सबसे ताकतवर है इसलिए मैं उसे हराना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि अभी तो तुम उतनी ताकतवर नहीं हुई हो, उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा एकदम ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जिसपे सोफिया थोड़ा सोचने लगती है और फिर अचानक से ही मौका मिलते ब्लेड के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जो ब्लेड था वो जमीन पे एकदम गिर जाता है और उसके ऊपर सोफिया चढ़ी हुई रहती है। फिर जो ब्लेड था वो बोलता है कि हे क्या तुम हट सकती हो, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। तो सोफिया बोलती है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट हिल सकता है और तुम नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। जिसपे ब्लेड मानता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ब्लेड था वो किंग से बात कर रहा होता है और किंग उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारी जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसी चल रही है। तो ब्लेड बोलता है कि मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। तो जो किंग था वो उससे पूछता है कि कौन कौन तुम्हारे दोस्त आखिरकार बन गए हैं। तो एक एक करके ब्लेड सबका नाम बताता है और साथ ही साथ वो सोफी का भी नाम बताता है और बोलता है कि ये थोड़ी मिस्टीरियस लगती है मुझे। तो किंग उसे बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें सोफी में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो आएगा ही, क्योंकि असल में उसे तुम्हारे लिए ही कॉपी करने के लिए बनाया गया था। तो जो ब्लेड था वो शॉक्ड होता है इस चीज को सुन के और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो किंग बताता है कि दरअसल जब तुम चले गए थे तो सोफी को ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो एक ग्रेट हीरो आगे चल के बन सके। दरअसल जो सोफी है वो असल में कोई इंसान नहीं है, एक रोबोट है। हमने एक बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट रन किया था जिससे हम लोग एक
ग्रेट हीरो बना सके, जिसमें से 12 जो टेस्ट सब्जेक्ट थे हमारे वो सारे फेल हो गए। उसमें से बस एक सोफी ही बच के निकल पाई और इसके अंदर एक खास एबिलिटी है, ये तुरंत ही किसी के भी टेक्निक्स को कॉपी कर सकती है। इन सारी चीजों को सुन के जो ब्लेड था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि किस तरीके से इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि वो ग्रेट हीरो यानी कि उसकी तरह एक आदमी को बना पाए। तो जो किंग था वो उसे शांत रहने के लिए बोलता है और बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट सोफिया के ऊपर उसने नहीं करवाया था। दरअसल उसने तो अब ये सारे एक्सपेरिमेंट बंद करवा दिए हैं और आखिरी जो सोफिया बची हुई थी उसको तो मैंने अडॉप्ट कर लिया था। और जब मैंने उससे बोला था कि तुम अपना जो लाइफ है वो फ्रीली जी सकती हो, तो उसका पहला वर्ड था कि क्या ये मेरा कमांड है। तो ब्लेड को बहुत ही बुरा लगता है इस चीज से कि जो सोफिया है उसने कभी नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं, इसलिए वो सोचता है मन में किसी भी तरीके से सोफिया को नॉर्मल जिंदगी देगा। लेकिन असल में ब्लेड को भी नहीं पता होता है कि नॉर्मल जिंदगी क्या होती है, क्योंकि पिछले जिंदगी में वो 3 साल से तलवारबाजी करना शुरू कर दिया था और उसने भी अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी थी। तो ये चीज को जानने के लिए डायरेक्टली मेडिक के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार नॉर्मल जिंदगी क्या होती है। तो मेडिक बोलती है कि अच्छा वो समय आ ही गया है कि मैं चीज तुम्हें समझाऊं। दरअसल नॉर्मल जिंदगी होता है यूथ। तो उसे यूथ के बारे में नहीं समझ में आता है तो वो चला जाता है दूसरे लड़के के पास और उसे यूथ का मतलब पूछता है। तो वो उसे बताता है कि यूथ का मतलब होता है प्यार। तो प्यार का भी मतलब समझ में नहीं आता है ब्लेड को और फिर वो लड़कियों के पास जाता है और उनसे पूछता है प्यार का मतलब क्या है, जिससे वो लोग शर्मा जाती है लेकिन फिर भी बताती है कि प्यार का मतलब होता है डेट पे जाना। तो डेट के पे जाना का मतलब पूछता है वो सीधा जाके अर्नेस्ट से और अर्नेस्ट शर्मा चुकी होती है कि आखिरकार यहाँ पे इतने जल्दी ब्लेड ये सब क्या पूछ रहा है उससे। लेकिन फिर भी वो बताती है कि डेट का मतलब होता है एक साथ कहीं घूमने जाना, साथ में खाना खाना और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना। जो अर्नेस्ट रहती है उसे लग रहा होता है कि अभी जो ब्लेड है वो उसे ऑफर करेगा उसके साथ डेट पे चलने के लिए, लेकिन जो ब्लेड था इन सारी चीजों को सुन के तुरंत ही उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं डेट पे जा रहा हूँ। तो जो अर्नेस्ट थी उसका भांडा फूट जाता है थोड़ा और बोलती है कि आखिरकार तुम किसके साथ डेट पे जा रहे हो। लेकिन ब्लेड कुछ बताता नहीं है और सीधा दौड़ते दौड़ते लड़कियों के चेंजिंग रूम में पहुंच जाता है और वहाँ बिना नॉक किए अंदर घुस जाता है जहाँ पे लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन ब्लेड को ये सब चीज तो समझ में ही नहीं आती थी और वो सोफिया से डायरेक्ट बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, जिसपे सोफिया बीइंग ऑनेस्ट वो बोलती है कि क्या ये कमांड है। तो ब्लेड बोलता है नहीं ये कमांड नहीं है लेकिन ये जरूरी है। तो सोफिया भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोफिया और ब्लेड डेट पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और जो अर्नेस्ट थी वो इनकी जासूसी कर रही होती है कुछ और लड़कियों के साथ मिलके। जो ब्लेड और सोफिया थे उन्हें तो खुद ही नहीं पता था कि आखिरकार डेट पे करते क्या है। तो ये लोग एक किताब को रेफर कर रहे थे तो उसको ही फॉलो करते करते ये अपना पूरा दिन बिता रहे होते हैं। कभी हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, कभी मछलियों को खाना खिला रहे होते हैं और हर जगह जो अर्नेस्ट और उसकी दोस्त थी वो इन सभी का पीछा कर रही होती है और अर्नेस्ट ना जाने क्यों बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। एक जगह पे हमें इन दोनों को शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपने ताकत से पूरा का पूरा शूटिंग एरिया ही तोड़ देते हैं और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। पीछे से जो अर्नेस्ट थी वो शूटिंग एरिया के मालिक से माफी मांगती है किस तरीके से उन्होंने उनके जो जगह थी उसको तोड़ दिया। फिर ये दोनों ऐसे कूद फान करते हुए हर जगह घूम रहे होते हैं और इन्हें थोड़ा बहुत मजा आ रहा होता है। एक जगह पे ये लोग एक साथ ही स्ट्रॉ से जूस पीना शुरू करते हैं और पता नहीं क्यों जूस पीते पीते ब्लेड की जो धड़कन थी वो थोड़ी तेज हो जाती है और इस फीलिंग के बारे में ब्लेड को पता ही नहीं होता है। दूर से जो अर्नेस्ट थी वो इन सारी चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी और गुस्सा हो रही थी। तो उसे शांत करने के लिए उसकी जो दोनों दोस्त थी वो उसे आइसक्रीम खाने के लिए देते हैं। इसी के साथ पूरा दिन बीत जाता है और जो ब्लेड और सोफिया थे वो एक लेक के किनारे बैठे रहते हैं जहाँ पे ब्लेड उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि ये लेक एक लेजेंडरी लेक है, जिसपे सोफिया बोलती है कि हाँ ये हो सकता है। वैसे आज तुमने जो भी किया मेरे साथ मैं सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ। वैसे मैं जान सकती हूँ कि तुमने इतना सब चीज मेरे लिए क्यों किया, जिसपे ब्लेड बोलता है कि क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। तो सोफिया बोलती है अच्छा दोस्त ठीक है, मैं इस चीज को मानती हूँ और आज से मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि दोस्तों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होता, इसलिए मैं भी तुम्हें अपना राज बताऊंगी और तुम भी मुझे अपना राज बताओगे। जिसपे ब्लेड थोड़ा हिचकता है लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। फिर एक एक करके जो सोफिया थी वो वही चीज बताने लग जाती है जो कि किंग ने हमें बताया था। साथ ही साथ वो ये चीज भी बताती है कि उसके पास 3 ऐसे ग्रेट हीरो के ताकत हैं जिन्हें वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि उसे वो ताकतें कंट्रोल करने नहीं आती है, जिसमें से एक टाइम मैनिपुलेशन है और एक मैटर कंट्रोल है। तो इन सारी चीजों को सुन के जो ब्लेड था वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हीरो की वजह से तुम्हें ये गंदी जिंदगी जीनी पड़ी और ये सारे कर्स टेक्निक सीखनी पड़ी वो मैं ही हूँ वो ग्रेट हीरो जिससे तुम नफरत कर सकती हो। फिर जो ब्लेड रहता है वो ये चीज भी बताता है कि किस तरीके से उसे भी चूज करने का मौका नहीं मिला था कि वो आम जिंदगी बिता पाए और सारे जो लोग थे उसकी सहायता करने के बाद भी अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी, हो सके तो अगर 10 लोग को बचाना था और 2 लोग मारे जाते तो लोग उसकी 8 अचीवमेंट्स को नहीं गिनते थे। वो जो 2 उसने गलती की थी उसकी वजह से उसे कोसा करते थे, जिस वजह से उसे अपनी वो जिंदगी भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लोगों के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करता था लेकिन लोग उसे याद ही नहीं किया करते थे अच्छे कामों के लिए, और ये बोल के वो इस जिंदगी में भी रोना शुरू कर देता है और अपने आप को बहुत ही कोस रहा होता है। तो जो सोफिया थी वो उसके पास आती है और उसे कंसोल करती है और बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सोफिया बोलती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैंने जहाँ भी गई हूँ वहाँ
यहाँ मैंने बस तुम्हारी तारीफ ही सुनी है, कोई भी इंसान तुम्हारी बुराई नहीं करता है। उसी चीज को सुन के मैं भी इंस्पायर हुई हूँ कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी तरह बनूंगी। तो जो ब्लेड था वो थोड़ा शांति हो जाता है और खुश होते हुए उसे थैंक्स कहता है। फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे का सीक्रेट ये किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं ब्लेड, अर्नेस्ट और सोफिया को जो कि आराम से खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जो ब्लेड था वो लगातार प्लेट पे प्लेट एकदम घपकाया जा रहा था, जिसे ये लोग भी देख रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा एकदम खाना खाता है। उतने ही में जो अर्नेस्ट थी उसके ब्लेड के फेस पे ध्यान जाता है और वो बोलती है कि ब्लेड तुम्हारे फेस पे खाना लगा हुआ है। तो जो सोफिया थी वो अपना हैंकी लेती है और ब्लेड का मुंह पोंछ देती है, जिससे जो अर्नेस्ट थी वो गुस्सा हो जाती है जेलस होते हुए और बोलती है कि हे तुम आखिरकार ये क्या कर रही हो। तो सोफिया उसे बोलती है कि अरे तुमने ही तो कहा इसके मुंह पे खाना लगा हुआ है तो मैंने पोंछ दिया। फिर वहाँ पे 4 अलग अलग और लड़कियां आ जाती है और बोलती है कि क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक के बाद एक वो लोग अपने ड्रेस को फ्लॉन्ट करने लग जाती है और पूछती है ब्लेड से कि आखिरकार वो कैसी लग रही है, जिस पे जो ब्लेड था वो बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन देता है। तो उनका दिल ही टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा उनकी तारीफ किए जा रहा था, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर किए जा रहे थे। तो वो जो लड़का था वो बोलता है कि लेडीज मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं तुम सबका हूँ। तो इससे ये लोग चिढ़ जाते हैं। फिर जो अर्नेस्ट थी वो बताती है ब्लेड को कि ये जो चारों लड़कियां हैं वो भी हमारी तरह अब एडवांस लेवल में आ चुकी हैं, इनका प्रमोशन हो चुका है तो ये हमारे साथ ही रहेंगी। और फिर वो बताती है कि तुम सभी के सामने अभी आज हमें बीच से भी लड़वाया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो सुन के ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाते हैं, क्योंकि जो लेजेंडरी बीस्ट होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। लेकिन जो ब्लेड था वो तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देता है, वो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है कि उतनी ही देर में इन सभी को बहुत ही तेज तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक खतरनाक सा जो बीस्ट था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी आवाजें निकाल रहा था। तो इस चीज से ब्लेड का ध्यान उधर चला जाता है। तो जो अर्नेस्ट थी उसे बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे उठ के देखना क्या चाह रहे हो। तो ब्लेड बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिरकार ये लेजेंडरी बीस्ट होते क्या हैं। उतने में ही वहाँ पे वो जो बीस्ट था जो कि एक ड्रैगन था वो तोड़ते हुए गेट इन सभी के सामने आ जाता है। तो ब्लेड देखता है उसकी तरफ और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और फिर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए हो तो क्या तुम मेरा हुक्म मान सकते हो, जल्द से जल्द बैठ जाओ। लेकिन वो जो ड्रैगन था उसका तो असल में इंटरेस्ट ब्लेड के हाथ में पड़े हुए खाने पे था। तो ब्लेड ये चीज समझ जाता है और आसमान में उड़ते हुए उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पे आके लगता है। सारे जितने भी लोग थे वो एकदम शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार ब्लेड जो है उसने अपने बेयर हैंडेड से एक ड्रैगन को कैसे हरा दिया। फिर जो ब्लेड था उस ड्रैगन को वही जो कड़ी था वो खिला देता है, जिसे खा के वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जो ब्लेड था उसे बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये खाना बहुत ही पसंद आएगा। लेकिन पीछे के लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये ब्लेड है तो है कौन। फिर जो ब्लेड था उन सारे लोगों के सामने मुड़ते हुए बोलता है कि यही ड्रैगन को तुम लोग डर रहे थे, मुझे तो लगता है कि ये अभी बच्चा ही है और इसे हराना तो बहुत ही आम बात होगी, है ना। लेकिन सारे लोग का रिएक्शन देख के वो समझ जाता है कि इस बार फिर से उसने अपना अटेंशन सारे लोगों के द्वारा डिटेक्ट करवा लिया है। तो वो थोड़ा पैनिक हो जाता है कि उतनी देर में पीछे जो ड्रैगन था वो चमकना शुरू हो जाता है और एक बच्ची में जाके तब्दील हो जाता है। तो ब्लेड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि आखिरकार ये ड्रैगन गया तो गया कहाँ और यहाँ बच्ची कैसे आ गई। लेकिन वो जो ड्रैगन थी वो ब्लेड को देखते हुए अपना पापा बोलने लग जाती है और उस पे आके चिपक जाती है। जो ब्लेड था उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। तो जो अर्नेस्ट थी उसे बोलती है कि अरे ये जो ड्रैगन थी वही ये बच्चे का रूप ले ली है। तो वो विश्वास नहीं करता है। तो सोफिया भी इस चीज को कंफर्म करती है, तब वो जाके विश्वास करता है। तो अर्नेस्ट इस चीज से भी चिढ़ जाती है कि उसे उस पे भरोसा नहीं है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लेड अपने घर में आराम से उस ड्रैगन बेबी के साथ नहा रहा होता है, जहाँ पे उसने उसका नाम भी रख दिया होता है जो कि क्यू कोलेन होता है, जिस पे क्यू कोलेन बोलती है कि डैड आपने मेरा नाम ये क्यों रखा है। तो जो ब्लेड था वो उसे बताता है कि जो क्यू कोलेन था वो मेरे समय में एक लेजेंडरी नाइट हुआ करता था जो कि अपने वादे का एकदम पक्का हुआ करता था और वो कभी भी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं किया करता था। तो जो कू थी वो बोलती है कि अच्छा ये बात है, फिर तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर इन्हीं बातों के बीच में जो अर्नेस्ट रहती है वो बिना यहाँ पे नॉक किए अंदर घुस जाती है और वो ब्लेड को नहाते हुए देखती है। तो वो बोलती है कि अरे बता तो देते कि तुम नहा रहे हो। फिर जो अर्नेस्ट थी वो उसे बताती है कि तुमने जो ड्रैगन बेबी देखा है अभी, दरअसल यहाँ पे उसके पीछे का राज ये है कि अगर उसे कोई भी एंटिटी हरा देती है तो वो उसी एंटिटी का रूप ले लेती है और उसे अपना मास्टर बना लेती है। और क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो तो इसीलिए तुमसे हारने के बाद उसने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया। ये सारी बातों को सुन के जो कू थी वो भी सामने आ जाती है, जिससे अर्नेस्ट ब्लेड को गलत समझ लेती है और उसे परवर्ट बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग एज यूजुअल अपना खाना खा रहे होते हैं और जो कू थी वो बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड किए जा रही थी ब्लेड के द्वारा, जिससे अर्नेस्ट को थोड़ा बहुत जलन हो रहा होता है। और ये हर जगह जो अर्नेस्ट थी वो पता नहीं क्यों ब्लेड को देख के जली रही होती है, डायरेक्टली जाके बोल नहीं सकती है। जो ब्लेड था वो कू को खाना भी खिला रहा होता है, जिससे दूसरी जो
लड़की थी वो भी कू को खाना खिलाने की कोशिश करती है, जिसपे कू उसे डांट देती है और बोलती है मैं कमजोर लोगों के हाथ से खाना नहीं खाती। और फिर उसके बाद वो डिमांड रखती है ब्लेड के सामने कि मैं चाहती हूँ कि डैड मुझे डेली पैम्पर करे और साथ ही साथ जो भी वो बड़ी लड़कियों को ताड़ते हैं वो छोड़ दें। तो अर्नेस्ट और बाकी सारी जितनी भी लड़कियां थी वो ये चीज को सुनती है तो बोलती है कि क्या ब्लेड ये भी करता है। ब्लेड उन्हें समझाते रह जाता है कि वो ये नहीं करता, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं मानता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे कोई भी ब्लेड से बात नहीं कर रहा होता है और वो उदास एक कोने में पड़ा हुआ होता है। ब्लेड को इतना उदास देख के कुछ लोग अर्नेस्ट से बोलते हैं कि आखिरकार ब्लेड वहाँ कोने में क्यों बैठा हुआ है, हम लोग उसे क्यों नहीं बुला लेते हैं। तो अर्नेस्ट बहुत ही गुस्से वाले रूप में बोलती है कि तुम जानते न हो कि उसने क्या किया है। दूसरी तरफ जो ब्लेड था उसके पास जो कू रहती है वो आ जाती है। उसे देखते हुए ब्लेड खुश होता है और बोलता है कि चलो कोई तो मिली जिसके साथ मैं ड्यूएल कर सकता हूँ। और फिर वो कू को बोलता है कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, जिसपे जो कू थी वो बोलती है कि मैं लड़ाई तो नहीं करती हूँ, लेकिन मास्टर आप मुझे बोल रहे हैं तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। उतनी देर में यहाँ पे 4 लोग और आ जाते हैं जो कि ब्लेड से बातें करने लग जाते हैं कि हम भी तुमसे फाइट करना चाहते हैं। और ब्लेड वहीं पे एंगेज हो जाता है। तो जो कू थी वो थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि ब्लेड उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है एक जगह पे जहाँ पे जो बच्चे थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो कू उन्हें छुप के देखने लग जाती है और उसे कहीं ना कहीं इन सभी के साथ भी खेलने का मन था, जिसपे वो सारे कू को इनवाइट भी करते हैं, लेकिन कू बोल के चली जाती है कि मैं कमजोर लोगों के साथ नहीं खेलती। और फिर वो भागते हुए सीधा जाके ब्लेड से टकरा जाती है। जो ब्लेड था उसे देखता है तो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम थोड़ी मुझे उदास सी लग रही हो। तो जो कू थी वो इस चीज के लिए मना कर देती है और बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो बस भूख लगा हुआ है, क्या खाना तैयार है। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारी फेवरेट कड़ी तैयार करके रखी है। तो कू खुश हो जाती है और फिर उसके बाद खाना खा के अपना आराम से सो जाती है। जो ब्लेड था वो उसकी तरफ उसे सहला रहा होता है सोते समय और उसके बारे में कुछ सोच रहा होता है और उसे उसकी बहुत ही ज्यादा एकदम चिंता हो रही होती है। उसे सुलाने के बाद वो बाहर आ जाता है और फिर कुछ सोचने लग जाता है, जिसपे अर्नेस्ट भी आके उससे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। तो ब्लेड उसे बताता है कि मुझे पता नहीं क्यों कू की बहुत ही चिंता हो रही है, वो कुछ न कुछ मुझसे छुपा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कहीं ना कहीं दोस्त चाहिए, लेकिन वो सारे इतने भी कमजोर लोग हैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती है, इसलिए उसे दोस्त बनाने में दिक्कत हो रही है। जिस चीज को सुनकर जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि तुम इस चीज पे कुछ कर भी तो नहीं सकते हो। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ लेकिन मैं बिल्कुल कू का ध्यान रखना चाहता हूँ और तुम भी जानती हो अर्नेस्ट कि आखिरकार अकेला रहना कैसा लगता है। जिसपे हाँ बोल के अर्नेस्ट वहाँ से चली जाती है। दूर से जो सोफी थी वो भी ये सारी चीजें सुन रही थी और वो बोलती है कि मुझे लगा ही था ब्लेड तुम कू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर हमें और भी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कू जो रहती है वो असल में अपने कमरे से निकलकर छत के ऊपर आ चुकी थी, जिसपे ब्लेड भी उसके बगल में बैठा हुआ था और दोनों चांद की तरफ देख रहे थे। तो ब्लेड उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या देख रही हो, जिसपे कू उसे बोलती है कि देखो यहाँ पे जो चांद है उसके साथ एक छोटा चांद है और ये दोनों बाप बेटे की जोड़ी है और मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि आप भी हमेशा मेरे साथ रहें। जिसपे ब्लेड भी खुश होता है और उसे सहलाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर सुबह हो जाती है जहां हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट था इस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करके। तो जो ब्लेड था वो भी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम जानते हो कि ये जो कू है वो कहाँ चली गई। जिसपे किंग बोलता है कि हाँ कुछ देर पहले वो मेरे साथ थी, दरअसल मैं उसका जो सर था वो सहला रहा था और उसे प्यार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये चीज पसंद नहीं आई और उसने इधर उधर सारे जितने भी पेपर्स थे उसे झटक के भाग जाना ही सही समझा, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से ये सारे काम करने पड़े। तो जो ब्लेड था वो वहाँ से उठता है और बोलता है कि लगता है मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। फिर जो ब्लेड रहता है वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने चले जाता है कू को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि जो कू है वो बहुत सारे जो डॉल्स हैं उन सभी के साथ खेल रही होती है और उसने उन सारी डॉल्स का नाम रियल जिंदगी में जितने भी लोग यहाँ ब्लेड के दोस्त हैं उनके ऊपर रखा होता है। और कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनका नाम ब्लेड तक को नहीं पता होता है, लेकिन कू ने उन सभी का नाम रखा हुआ होता है और उन सभी को अपने दोस्त बुला रही होती है। उसने करीबन 108 डॉल्स को नाम देके रखा होता है और बोल रही होती है कि अब मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा बन चुके हैं। ब्लेड ये सारी चीजों को देख के उदास हो जाता है और फिर कुछ समय बाद अर्नेस्ट के पास आके ये सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से जो कू है वो दोस्ती करना चाहती है लोगों से, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा कर नहीं पा रही है। इस चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी उसे आइडिया देती है कि ऐसा क्या होगा अगर हम सारे लोग मिलके उसे हरा दे तो इसके बाद तो वो हमसे दोस्ती कर पाएगी। जिसपे जो ब्लेड था वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो अर्नेस्ट बोलती है कि नहीं तुमने एक बार मेरी मदद की है तो प्लीज मुझे अपनी मदद करने के लिए नहीं रोको। जिसपे जो ब्लेड था वो फाइनली इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अर्नेस्ट और ब्लेड थे वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ साथ में आ रहे होते हैं। तो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे तो वो इन दोनों को साथ में आते हुए देखते हुए बोलते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और क्या ये लड़का वही है जिसने कल एक ही हाथ में उस ड्रैगन को हरा दिया था। फिर जो ब्लेड था वो इन सभी के सामने आके बोलता है कि आप सभी को याद है मेरे साथ एक ड्रैगन रहती है जिसका नाम कू है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी
सभी साथ में मिलके उस ड्रैगन को हरा दे और वो उन सभी के सामने नील डाउन कर जाता है। उसे इस तरीके से रिक्वेस्ट करते देख के सारे लोग बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। उतनी देर में जो अर्नेस्ट थी वो भी झुक जाती है उनके सामने, जिससे वो लोग और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एक एक करके ब्लेड के जितने भी दोस्त थे वो सभी झुक के इन सभी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि हमने मना कब किया, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो कू रहती है वो अपने ड्रैगन अवतार पे आ चुकी होती है और जितने भी लोग रहते हैं अर्नेस्ट के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं कू से। फिर जो अर्नेस्ट थी उन सभी को कमांड देती है कि हमें अच्छी तरीके से कू से लड़ना है और इन सारे लड़ाई को देखने के लिए जो किंग था वो भी आया हुआ होता है और वो बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है कि बहुत समय बाद उसे इतना अच्छा जंग देखने को मिलेगा। फिर जो ब्लेड था वो कू को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरीके से लड़ो। इसी के साथ इन सभी के बीच में जंग का आगाज हो जाता है। अगर आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव भी रहता हूँ। जो अर्नेस्ट थी अपने सारे साथियों को बोलती है कि एक साथ वो कू के ऊपर हमला करे, लेकिन जो कू थी वो एक अपने पूंछ के अटैक से ही उन सभी को दूर फेंक के रख देती है। जो ब्लेड था वो इस अटैक को देख के सारे लोग को मोटिवेट करने लग जाता है कि वो लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिसपे जो अर्नेस्ट थी अपने तलवार से अटैक करने के लिए कू की तरफ बढ़ती है और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ होता है। जो लड़ाई था वो बहुत ही खतरनाक चल रहा था और बहुत सारे जो लोग थे वो घायल भी हो रहे थे क्योंकि जो कू थी वो उन सभी से संभाल ही नहीं रही थी। जो कू थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम इस लड़ाई में गुस्सा हो चुकी थी और वो अपने आग से सभी लोग को एकदम जलाना शुरू कर देती है। इस चीज को देख के जो अर्नेस्ट थी वो सोफिया को इशारा करती है कि यही सही समय है, जिसपे जो सोफिया थी वो उड़ते हुए एक जोरदार जो मुक्का था वो कू के मुंह पे दे मारती है और फिर मौका देखती है जो अर्नेस्ट थी वो अपने फायर ब्लास्ट जो रहता है तलवार से वो भी कू के ऊपर कर देती है। इस अटैक को देख के जो किंग था वो बोलता है कि चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अभी भी नहीं लगता कि जो कू हारेगी। जिसपे ब्लेड बोलता है कि आप नीचे जाके देखो, यहाँ पे जो कू है उसके पैर जमीन पे धंसने लग गए हैं। तो किंग बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इस तरीके का ट्रिक खेलोगे। जिसपे ब्लेड बोलता है कि नहीं, हमने ट्रिक नहीं खेला है, ये जो लड़ाई है उसी का पार्ट है। फिर जो कू थी वो इनके गड्ढे में पूरी तरीके से गिर चुकी थी और लोग मौका मिलते ही उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो कू थी अपने मुंह से आग उगली रही होती है। जो अर्नेस्ट थी वो अपने फ्लेम डीमन को बाहर बुलाती है और अटैक करने के लिए बोलती है कू के ऊपर, जिसपे वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसे अटैक करना पड़ता है कू पे। सारे लोगों से फंसने के बाद जो कू रहती है वो डिसाइड करती है कि वो पंख का यूज करेगी आसमान में उड़ने के लिए, और एक बार वो आसमान में चली गई तो ये लोग कभी भी उसे हरा नहीं पाएंगे। इसलिए जो अर्नेस्ट थी वो उसके ऊपर पहले से ही हमला कर देती है। इस हमले की वजह से जो कू थी वो आसमान में उड़ नहीं पाती है और मौका मिलते ही जो सोफिया थी वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच दे मारती है, जिससे कू जमीन पे आके गिरती है। फिर जो अर्नेस्ट थी वो तैयार होती है अपना फाइनल अटैक करने के लिए और अपने फ्लेम डीमन को बोलती है कि तैयार हो जाओ, लेकिन उसका फ्लेम डीमन बोलता है कि अरे यार मुझे बख्श दो, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। जिससे दूर से देख के किंग बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतने जाबाज से योद्धा इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। जिसपे ब्लेड बोलता है कि ये अकेले की बात नहीं है, तुम पीछे से देखो, जो अर्नेस्ट है उसको सारे जितने भी स्टूडेंट्स है वो अपनी शक्ति दे रहे हैं। उन शक्तियों को मिलने के बाद जो अर्नेस्ट थी बहुत ही बड़ा फायर बॉल क्रिएट करती है और सीधा कू की तरफ दे मारती है, जिससे कू भी बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी होती है। फिर हमें जोरदार एकदम ब्लास्ट दिखाता है। उसके बाद हमें कू का जो इंसानी रूप रहता है वो दिखाया जाता है, जो कि बुरी तरीके से एकदम मार खा चुकी थी और थकने की वजह से उसका जो मुंह था वो भी खुल गया था। जितने भी लोग थे वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुके थे, लेकिन उन्हें खुशी थी इस बात की कि उन्होंने कू को हरा दिया। फिर जो ब्लेड था वहाँ आ जाता है और कू को बोलता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ जो इंसान थे वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब तुम इन सभी से दोस्ती कर सकती हो। जिसपे जो कू थी फिर भी थोड़ा एरोगेंटली बोल रही होती है कि क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे। जिसपे ब्लेड उसके सर पे टपली देता है और बोलता है कि अच्छे से बोलो। जिसपे कू रोते रोते उन सभी से रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद सारे लोग तैयार हो जाते हैं उससे दोस्ती करने के लिए। फिर हमें डे टू डे टास्क दिखाया जाता है इन लोग का, जिसपे जो कू थी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है इन सारे लोग से दोस्ती करके। जितने भी लोग थे वो कू को खाना खिला के और भी ज्यादा एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि कू उन्हें क्यूट लग रही होती है। इसी खाना खाते हुए बीच जो ब्लेड रहता है वो एक चीज नोटिस करता है कि जो अर्नेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा एकदम मोटी हो चुकी है। तो वो बोलता है कि तुम कुछ अलग नहीं लग रही हो। जिस चीज को सुन के सारे जो लोग थे वो थोड़े डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये पागल है क्या, ये लड़की को डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल सकता है। और वो सारे लोग कंसोल करने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं लग रही हो। ये जो ब्लेड है उसके चश्मे का नंबर
बढ़ गया है। लेकिन फिर भी ब्लेड मुंहफट बन के बोलता है कि अरे नहीं, तुम लोग पागल हो क्या, देखो ध्यान से ये कितनी ज्यादा एकदम मोटी हो गई है। इन सारी चीजों को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम रोना शुरू कर देती है और यहाँ से रोते रोते एकदम भाग जाती है। फिर हमें ब्लेड दिखाया जाता है जो कि बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है क्योंकि 3 दिन बीत चुके होते हैं और अर्नेस्ट कमरे से निकली ही नहीं होती है और ब्लेड को ये गिल्ट लग रहा होता है कि उसकी वजह से अर्नेस्ट और उसकी दोस्ती अब टूटने को आ गई है। तो सारे लोग उसे समझाते हैं कि हमें कुछ न कुछ करके अर्नेस्ट के पास जाना होगा और उसे समझाना होगा कि तुम्हारी जो दोस्ती है वो इससे बहुत ही परे है। जिस पे जो ब्लेड था वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है हम लोग चलते हैं। और चौथे दिन में ये लोग उसके कमरे के पास पहुंचते हैं तो फिर भी वो गेट नहीं खोल रही होती है, जिसपे कुछ लड़कियां कील होल का यूज करती है और उसका जो ताला था उसे तोड़ देती है। जिसके बाद ये लोग अंदर जैसे ही घुसते हैं तो वो देखते हैं कि जो अर्नेस्ट है वो असल में कुछ नहीं कर रही थी, इतने दिनों से वो और भी ज्यादा एकदम खाए जा रही थी। जिसे देख के जो कू थी वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करो। जो अर्नेस्ट रहती है वो इन सभी को बताती है कि दरअसल यहाँ पे जब से मैंने कू को हराया है तब से मुझे भूख लगातार लगते जा रहा है और मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया में इतनी ज्यादा टेस्टी टेस्टी पेस्ट्रीज भी होती हैं, जिसकी वजह से मैं खाते ही जा रही हूँ और मोटाते जा रही हूँ। तो जो ब्लेड था वो इस चीज को सुनता है और बोलता है कि क्या हमारी दोस्ती अब टूट गई है। तो अर्नेस्ट बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ब्लेड खुश होते हुए यहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसपे जो दोनों लड़की थी उसे रोकती है और बोलती है कि बेवकूफ, जाके उसे संभालो। तो जो ब्लेड था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसे कैसे संभाले। उतनी देर में वहाँ पे जो लियोनार्ड रहता है वो आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम जैसी भी हो, जैसी भी रहोगी, मैं तुम्हें हमेशा उसी नजर से देखूंगा। जिसपे अर्नेस्ट उसे जोरदार मुक्का दे मारती है और वो दूर जाके गिरता है। फिर जो ब्लेड था वो आता है अर्नेस्ट के पास और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना ये जो शरीर है अभी इस हालात में बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम फिट होना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते पतला होने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिस चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, अब हम सब साथ मिलके ट्रेनिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लेड है और कू है वो दौड़ रहे होते हैं और पीछे से जो अर्नेस्ट थी वो भी दौड़ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुकी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज जो ब्लेड और कू थे वो अर्नेस्ट से करवाते हैं। लेकिन सोने पे सुहागा ये रहता है कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करने के बावजूद यहाँ जो खाने में अर्नेस्ट को मिलता है वो बहुत ही कम चीज होती है। उसे देख के जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि अरे इतने खाने में मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत ही भूख लगती है। जिसपे जो लड़कियां रहती है वो उसे बोलती है कि आज के खाने में तुम्हें बस इतना ही मिलने वाला है। फिर जो अर्नेस्ट थी वो सोना बात लेने के लिए चली जाती है ताकि उसका थोड़ा सा वजन है वो कम हो जाए। और वो जैसे ही सोना बात लेके बाहर निकलती है तो लड़कियां वेइंग मेजर लेने के लिए तैयार रहती है और बोलती है कि इस पे चढ़ो, देखते हैं कि तुम्हारा आखिरकार वजन कितना बढ़ गया है। और वो जैसे ही उस वेइंग स्केल पे चढ़ती है तो वो वही टूट जाता है, जिससे अर्नेस्ट और भी परेशान होती है और बोलती है कि कहीं मैं बहुत ही ज्यादा तो मोटी नहीं हो गई। अर्नेस्ट को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देख के जो ब्लेड था वो लड़कियों के बाथिंग एरिया में झांकता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे अर्नेस्ट को हो क्या गया है। उसके बाद उसे एक टब पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जो सारी लड़कियां रहती हैं वो अर्नेस्ट को बोलती हैं कि तुम्हें अपना वजन कम करने के लिए तुम्हारा जो कैलोरीज है उसे एकदम आधा करना होगा। जिस पे अर्नेस्ट को कुछ दिमाग में आइडिया आता है और फिर वो अगले दिन ब्लेड को चैलेंज करती है उससे तलवारबाजी करने के लिए। फिर वो बोलती है कि अगर मैंने वजन कम कर लिया तो क्या तुम मुझे ये तारीफ करोगे। जिस पे ब्लेड जो था वो हाँ कहता है। तो अर्नेस्ट और भी मोटिवेट हो जाती है और वहाँ पे अपना जो फायर डीमन रहता है उसको समन करती है। वो फायर डीमन को बोलती है कि जल्दी से यहाँ पे आओ और जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज है उन सभी को लेके चले जाओ। जिसके बाद उसके चारों तरफ जो आग थी वो पूरी तरीके से भर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी आग थी जिसका इम्पैक्ट ब्लेड और बाकी सारे लोगों पे भी पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जो अर्नेस्ट का रूप था वो पूरी तरीके से एकदम फायर डीमन में तब्दील हो गया था और वो जो फायर डीमन था वो बोल रहा होता है कि फाइनली जो अर्नेस्ट है उसने मेरी जो शक्ति थी उसको कबूल कर लिया है और उसका जो बॉडी का कंट्रोल है वो मेरे ऊपर आ चुका है। जिसपे जो अर्नेस्ट थी उसे बोलती है कि बेवकूफ जैसी बातें बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पे मैंने तुम्हारी शक्तियों का यूज वजन कम करने के लिए किया है। जिसपे वो जो डीमन था उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो बोलता है कि दरअसल तुमने जो पिछली बार मेरी शक्तियों का यूज किया था बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से तुम्हारा भूख बहुत ही बढ़ गया है। फिर वो ये चीज भी बताता है कि अगर वो फायर डीमन की मैक्स चीज यूज करना चाहती है तो उसे 1 घंटे में 1 मिलियन कैलोरीज खाना होगा। ये चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी शक्ति को यूज करने के लिए मुझे बहुत ही सारी चीजें खाने को मिलेंगी। इसके बाद जो अर्नेस्ट थी वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए वो बोल रही होती है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में फिर से वो होश में आती है और इन सभी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम सभी बहुत ही डिलीशियस लग रहे हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। और वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डिमोनिक लग रही थी। इस चीज को देख के ब्लेड तुरंत ही अपना जो तलवार रहता है उसमें ड्रैगन सीरीज विंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है और एक तगड़ा सा जो विंड ब्लास्ट रहता है वो अर्नेस्ट की तरफ फेंकता है। जिसके बाद जो अर्नेस्ट थी उसका पूरा का पूरा जो आग था वो बुझ जाता है और वो नॉर्मल हो
हो जाती है। लेकिन इस बार जो अर्नेस्ट था उसका वजन कम हो चुका था, तो ब्लेड उसे बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने वजन कम कर लिया है, और अर्नेस्ट खुश हो चुकी थी। लेकिन नेक्स्ट सीन में जो अर्नेस्ट थी उसे दिखाया जाता है कि उसने फिर से दोबारा बहुत ही ज्यादा एकदम खाना शुरू कर दिया है, और वो बोलती है ब्लेड को कि अब तो बहुत ही नॉर्मल हो गया ना यार, मैं कभी भी डीमन का यूज करते हुए अपना वजन कम कर सकती हूँ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और पीछे से जो कू थी वो भी उस खाने को एंजॉय कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि असल में मेडिक के पास बैठा हुआ रहता है। वहाँ पे जो मेडिक थी वो उसे बोलती है कि बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी है, अभी तक तुम्हारा जो शरीर है वो तुम्हारे असली पावर लेवल का 30% यूज करने के लिए केपेबल हो चुका है। तो इस चीज को सुन के ब्लेड खुश हो जाता है और बोलता है इसका मतलब मैं ताकतवर हो रहा हूँ। जिस पे वो बोलती है कि नहीं, ये कम्प्लीटली खुश होने वाली बात नहीं है, 30% से ऊपर तुम थोड़ा सा भी अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हो, वरना तुम यहीं पे मारे जाओगे। इस तरीके से धमकी को सुन के जो ब्लेड था वो थोड़ा निराश होता है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर वो जैसे ही आता है तो देखता है कि जो क्लेयर है वो एक लड़की को उसके पास लेके आई हुई होती है, जिसे जो ब्लेड था वो पहचान लेता है और बोलता है कि हे, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि कू से लड़ रही थी तो इधर उधर गिरते जा रही थी, और तुमको तो बिल्कुल भी लड़ने नहीं आ रहा था। इन सारी बेइज्जती को सुन के जो वो लड़की थी उसका तो मुंह ही बन जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ब्लेड लगातार उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है। फिर लास्ट में जो ब्लेड था वो और भी बेइज्जती करता है उसकी, ये बोल के कि अरे यार, उन लोगों को क्या कहते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, हाँ, कामचोर। तो उसके ऊपर सीधा एक 10 टन का जो मेटल था वो जाके गिर जाता है, जिसपे क्लियर बोलती है ब्लेड को, अरे यार तुम इसकी बात तो सुन लो, तुम तो लगातार बेइज्जती किए जा रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस लड़की को सारे लोगों के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे वो बताती है ब्लेड को कि मैं दरअसल चाहती हूँ कि तुम मेरे अंदर का जो डीमन है वो उसे मार दो। जिस चीज को सुनकर जो ब्लेड था वो एक ही बार में हाँ कह देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे मार दूंगा। तो जो लड़की थी वो अपना नाम भी बताती है कि उसका नाम मारिया है। दरअसल यहाँ पे वो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है, और कभी कभी उसके अंदर का जो डीमन है वो एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जिसके कारण से वो कुछ ना कुछ नुकसान कर देती है। इसलिए वो चाहती है कि उसके अंदर का डीमन मारा जाए। वो ये चीज भी बोलती है कि मैं तुम सभी को बिल्कुल भी एकदम मुसीबत में नहीं डालना चाहती और ना ही मैं परेशान करना चाहती हूँ, तो अगर तुम लोग को जरा सा भी इस चीज पे शक है कि तुम लोग मेरा मदद नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी ना कह देना। जिसपे जो ब्लेड था वो उसे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एकदम आम बात है। और ब्लेड के साथ सारे जितने भी लोग थे वो भी इस चीज में हामी भरते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो अर्नेस्ट थी उसकी भी मदद की थी, साथ ही साथ कू की भी मदद की थी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इन सारे लोगों ने तैयारी कर ली होती है मारिया के अंदर से डीमन को निकालने की, और फाइटिंग की जगह पे इन लोगों ने जो इनके स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की गई बैरियर होती है उसे भी एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन फिर भी जो मारिया थी वो थोड़ा बहुत एकदम शक में थी कि वो ये चीज कर पाएगी भी कि नहीं। और ब्लेड जो था वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी जितनी भी फुल पावर है उसको यहाँ अनलीश करो, मैं उसे संभाल लूंगा। फिर भी वो उसको संकोच करते हुए देख के जो अर्नेस्ट थी वो उसे समझाती है कि ये चीज मेरे साथ भी पहले हो चुकी है और जो ब्लेड है उसी ने मुझे बचाया था, इसलिए तुम ब्लेड पे पूरा भरोसा रख सकती हो। इन सारी बातों को सुन के जो मारिया थी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वो एक एक करके अपने जितने भी ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए थे अपने डीमन को सप्रेस करने के लिए उन्हें खोलने लग जाती है। उन सारे जो ऑर्नामेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम भारी थे, और जैसे ही वो लास्ट में जो लॉकेट था मेन उसको खोलती है तो वो पूरी तरीके से एकदम डीमन में तब्दील हो जाती है, और उसकी डीमन जैसे ही उसको कब्जा करती है तो वो गुस्से में होती है और उड़ जाती है आसमान में और बोलती है कि किसने हिम्मत की मेरी सारी शक्तियों को यहाँ वापस लेके आने की। जो ब्लेड था वो उसके ऑरा को डिटेक्ट कर सकता था और बोल रहा था कि ये जो डीमन है वो कोई आम नहीं है। मौका मिलते ही जो अर्नेस्ट थी वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और फिर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन वो डीमन एक ही झटके में अर्नेस्ट को दूर फेंक देती है। साथ ही साथ जो दूसरा लड़का था वो भी उस पर ट्राई करता है अटैक करने का, लेकिन वो भी पिट जाता है। लास्ट में जो सोफिया थी वो भी अटैक करने का ट्राई कर रही होती है उस डीमन पे। जो डीमन थी वो थोड़ा एकदम निराश हो रही होती है कि इतने कमजोर लोगों ने उसे यहाँ समन किया है, लेकिन जो सोफिया थी वो उसके पीछे अचानक से आ जाती है और हीरो की ताकत को यूज करती है जो कि एंटी ग्रेविटी होता है, और उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वो सीधा जमीन पे आके गड़ चुकी होती है। फिर जो कू थी वो अपने फायर ब्लास्ट उसके ऊपर अटैक करती है और वो डीमन कहीं भी नहीं भागती है, लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं है। वो जो डीमन थी पूरा का पूरा फायर एनर्जी कू का अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर वही फायर एनर्जी कू पे मार देती है, जिससे कू का भी हालत खराब हो चुका होता है। अब लास्ट में सिर्फ ब्लेड उसके सामने बचा हुआ था, जिसे देख के वो बोलती है कि तुम वैसे भी मेरे को बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा कुछ बाल भी बाका कर पाओगे। लेकिन जो ब्लेड था वो अपने तलवार को कवर बिना हटाए उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो जो डीमन थी वो उसको डॉज तक नहीं करती है और बोलती है कि ये अटैक सच में बहुत ही कमजोर था। लेकिन जो ब्लेड था उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, जिसपे वो चिढ़ जाती है और बोलती है मुझसे लड़ना है तो सीरियस होकर लड़ो, और इतनी जोर से फेंकती है ब्लेड को कि वो सीधा बैरियर से जाके टकराता है। लेकिन फिर भी जो ब्लेड था वो वापस आके उस डीमन से लड़ता है। इसी लड़ाई के बीच में जो कॉलेज के द्वारा दी गई तलवार थी ब्लेड को वो भी टूटने लग जाती है। इसलिए मौका मिलते ही जो अर्नेस्ट थी जिसके पूरे कपड़े अब जल चुके थे वो उससे अपना तलवार फेंकती है और बोलती है कि मेरे तलवार से लड़ो।
पकड़ो। तो ब्लेड उसे कैच करता है और बोलता है उसके अंदर के फ्लेम डीमन को कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो जो फ्लेम डीमन था वो बोलता है कि क्योंकि अर्नेस्ट ने ही तुम्हें मुझे दिया है तो मैं टेम्पररी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ जो ब्लेड था वो अपनी 30% एनर्जी बढ़ाने लग जाता है और पूरी जो एनर्जी थी उस तलवार को देने लग जाता है, जिसपे वो फ्लेम डीमन भी बोल देता है कि अरे तुम इतनी ज्यादा शक्तियां मुझे दोगे तो मैं भी मारा जा सकता हूँ। और ये सारा जो सीन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर दिखा रहा था ब्लेड को, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फुल ताकत का यूज करना चाह रहा है। उसी अटैक को सीधा जाके जो ब्लेड था वो मार देता है मारिया के जो डीमन थी उसके ऊपर, और इस अटैक को भी वो डॉज करने लग जाती है और उसे लग रहा होता है कि वो बच जाएगी, लेकिन ये अटैक उसके ऊपर हावी पड़ जाता है और ब्लेड स्वैग से बोलता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था ना, अब मरो। जिसके बाद वहाँ हमें बहुत ही तगड़ा एकदम ब्लास्ट दिखाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ब्लेड था उसकी आंखें खुलती है मेडिक के सामने और उसके सारे शरीर पे पट्टी लगे हुए होते हैं। जो मेडिक थी उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम जिंदा बच गए हो, ये तो अच्छी बात है कि तुमने 30% एनर्जी का ही यूज किया था। जिस पे ब्लेड उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी जिंदा हूँ तो यही इंपॉर्टेंट है। फिर हमें बताया जाता है कि वो जो डीमन थी वो ब्लेड के अटैक के द्वारा मारी नहीं गई थी। दरअसल यहाँ पे वो अब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ब्लेड से ताकतवर नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली मारिया के बॉडी को अच्छी तरीके से यूज करने दे रही थी और उसने अपने पूरे कपड़े भी पहन लिए थे। फिर जो ब्लेड था वो उसे जाके मिलता है जिसपे वो उसे उसके ओरिजिनल नेम से बुलाती है, यानी कि ग्रेट हीरो। तो ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है और वो बोलती है कि अच्छा तो मुझे लगा ही था कि तुम ग्रेट हीरो हो, और क्या मतलब कि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि तुम ग्रेट हीरो हो। तो ब्लेड बोलता है कि नहीं, और प्लीज मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम किसी को भी ना बताओ। फिर जो ब्लेड था वो किंग के पास चला जाता है जहाँ पे जो किंग था वो उसे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मारिया के अंदर वो डीमन थी, और ये जानते हुए भी मैंने उसे यहाँ पे एडमिशन दिया है, और कहीं ना कहीं वो जो डीमन है वो डीमन लॉर्ड से रिसेंबल करती है, तो उसके सारे एक्शंस को तुम्हें अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मारिया के डीमन का सीन जहाँ पे वो इधर उधर बहुत ही ज्यादा ओपन हो गई थी लोगों के बीच में। सारे जो लोग थे वो असल में मारिया के डीमन को माओ बोल के बुला रहे थे। फिर जो अर्नेस्ट थी वो ब्लेड से बात करते हुए इसके बारे में बोल रही होती है कि मुझे कहीं ना कहीं चिंता हो रहा है कि इसके अंदर जो मारिया है वो कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ सामने जो डीमन है वही इस जगह को पोजेस कर ली थी। जो डीमन थी उसे ह्यूमन वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा था, इसलिए वो इसमें घुलना मिलना भी चाह रही थी। इसी तरीके से रात हो चुकी होती है और ब्लेड जो था वो कू को सुला रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ जो डीमन थी यानी कि माओ वो आ जाती है और उसे बोलती है कि मैंने सुना है इन सारी लड़कियों से कि कोई डेट नाम की भी चीज है, तो चलो मेरे साथ। जो ब्लेड था वो उसे मना करता ही है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती उड़ा के लेके चल जाती है। फिर जो वो माओ थी वो बातों बातों में ही ब्लेड को बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो 5 साल की है और अभी तक उसने कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में आके उसे एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए वो जब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो लड़ नहीं लेती है ग्रेट हीरो से। तो जो ब्लेड था उसे बोलता है कि अभी मैं अपने फुल पावर को यूज नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। फिर जो माओ थी वो मारिया के बारे में बताती है इसे कि जो मारिया है वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा एकदम टॉर्चर सहते आई है। जो ह्यूमंस थे वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, बस उसे एक्सेप्ट किया करती थी उसकी मॉम, और कुछ समय बाद वो भी मारी गई। वो इतना ज्यादा इसके बाद कमजोर हो गई थी कि मैंने सोचा कि मैं इसके कंट्रोल ले लूं, लेकिन उसने सही समय पे वो सारे ब्रेसलेट्स पहन लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग सारे दोस्तों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे एक अलग सा अनजान लड़का आया हुआ रहता है और वो इन सभी को बता रहा होता है कि अगर जो माओ है वो कहीं गई नहीं तो जो मारिया हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि तुम वो आखिरकार हो कौन? तो वो लड़का बताता है कि मैं असल में मारिया का दोस्त हूँ, और जिस ब्रेसलेट की बात तुम लोग कर रहे हो जिसकी वजह से ये जो माओ है वो बाहर नहीं आ पा रही थी मारिया से, वो ब्रेसलेट अगर असल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। तो इस चीज को सुनकर सारे लोग उत्सुक हो जाते हैं कि आखिरकार इस रिकॉर्डिंग डिवाइस में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। तो वो लड़का बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं उसे पता करवा सकता हूँ, जिसके लिए जो माओ थी वो भी तैयार हो जाती है। फिर एक जगह पे जाके वो जो लड़का था उस नेकलेस पे थोड़ा बहुत अपना स्पेल पड़ता है, जिसके बाद ही वो जो ब्रेसलेट था वो एक्टिवेट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ब्रेसलेट के अंदर असल में जो डीमन किंग था उसने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था। जो सारे ह्यूमंस थे उन्होंने तो पहली बार डीमन किंग को देखा था, लेकिन जो ब्लेड था उसके लिए आम बात थी। जो डीमन किंग था वो सामने आके बोलता है कि माओ और मारिया मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पे मैंने कुछ समय पहले एक गलती कर दी थी। जब भी कोई डीमन ह्यूमंस के साथ मेट करता है तो उनके साथ जो संतान पैदा होती है वो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन होती है, जिसकी वजह से उस इंसान के 2 पहलू बन जाते हैं, और अगर उसके अंदर की जो डीमन है उन्होंने कब्जा कर लिया ह्यूमन के ऊपर तो जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और अगर माओ यहाँ खुद से नहीं जाती है तो मारिया हमेशा के लिए गायब हो सकती है। हमें इस बात से पता चल सकता है कि जो डीमन किंग है उसकी जो बेटी है वो असल में माओ और मारिया है। हमें इन्हीं बातों के बीच में जो मारिया थी उसे कहीं अंधेरे में डार्क में बैठे हुए भी दिखाया जाता है, जो कि एकदम डरी और सहमी हुई थी। जो डीमन किंग था वो माओ को बोलता है कि मैं जानता हूँ बेटी तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, लेकिन मैं यहाँ ये भी चाहता हूँ कि जो मारिया और माओ तुम दोनों वो मिल बांट के इस बॉडी को शेयर करो। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि कोई एक जो बेटी है मेरी वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। इन सारी बातों को सुन के जो माओ थी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार अपने डैड को देखा था, और वो इन सारे लोग की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे दरअसल यहाँ से अभी जाना है, मैं माफी चाहती हूँ, चाहती हूँ कि तुम सभी यहाँ मारिया का नाम चिल्लाओ। तो सारे लोग वैसे ही करते
करते हैं, जिसकी वजह से जो माओ थी वो गायब होने लग जाती है और मारिया इनके सामने आने लगती है। जो सारे लोग थे वो मारिया को बहुत ही ज्यादा एकदम समय से वेट कर रहे थे, इसलिए वो भी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं माओ की भी याद आ रही होती है। लेकिन हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि जो मारिया है उसके साथ जो ब्लेड है वो फाइट करने वाला है, और जैसे ही ब्लेड उससे फाइट करने वाला होता है तो माओ उसका कंट्रोल ले लेती है और इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट होती है। इसका मतलब यही है कि अब ये दोनों भी साथ में मिलके एकदम रहेंगे। फिर थोड़ा समय बीतता है और हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्केट के अंदर कू, अर्नेस्ट, सोफिया और ब्लेड घूम रहे होते हैं। जो कू थी वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने बहुत समय बाद पुडिंग खाया होता है, और ब्लेड उसे घुमाते हुए थोड़ा बहुत इरिटेट हो रहा है क्योंकि कू बहुत ही ज्यादा बोल रही होती है। ये लोग एक जगह पहुंचते ही हैं कि इन्हें दिखता है कि इनके रास्ते के बीच में एक पूरी ट्रॉली जो है वो फंस चुकी है और उसको हटाने का काम एक लड़की कर रही है। तो जो अर्नेस्ट थी वो उन्हें बोलती है कि क्या हम आपकी हेल्प कर दें। इसी बीच में उन्हें पता चलता है कि ये जो लड़की है वो तो एक सेंटियोर है, और अर्नेस्ट जो थी वो उसे पहचान जाती है क्योंकि ये लड़की काफी फेमस वॉरियर थी, और जो ब्लेड था वो भी उसे पहचान जाता है और उसे उसके नाम से बुलाता है, जिससे वो लड़की ब्लेड को पहचानते हुए बोलती है कि हे ग्रेट हीरो। तो ब्लेड उसका जाके मुंह पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं जानता कि मैं असल में ग्रेट हीरो हूँ, तो प्लीज ये चीज मत बताओ। इन दोनों को इस तरीके से देख के अर्नेस्ट बोलती है कि कहीं तुम जानते तो नहीं हो एक दूसरे को। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ जानते तो हैं, लेकिन यहाँ बात थोड़ी लंबी है। इसके बाद जो ब्लेड था वो बोलता है कि यहाँ आखिरकार ये जो थैला फंस गया तुम्हारा, उसे निकालने में हम तुम्हारी मदद कर दे। जो कू रहती है वो भी बोलती है कि हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी, क्योंकि हम जो ड्रैगन्स होते हैं वो वजन उठाने में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सारे जो लोग हैं वो मिलके उसका हेल्प कर देते हैं। और जो ब्लेड था वो सोच रहा होता है कि इतना सारा जो सामान है किस बेवकूफ ने यहाँ फंसवा दिया होगा, लेकिन कुछ समय बाद ब्लेड को पता चल जाता है कि ये सामान असल में किंग का होता है। और ब्लेड बोलता है कि मैंने इस बेवकूफ के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत की। जो वो सेंटियोर थी वो किंग के सामने झुक जाती है और बोलती है कि मैं आपका सामान लेके आ चुकी हूँ। फिर जो किंग रहता है वो बोलता है कि मुझे बहुत ही खुशी हो कि तुम यहाँ पे आई हो, और मैं तुम्हें आज एक और नया टास्क देना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ जो क्लासरूम फॉर हीरोज है उस स्कूल की तुम टीचर बनने वाली हो। तो जो अर्नेस्ट और ब्लेड थे वो शॉक्ड हो जाते हैं, जिसपे किंग बोलता है कि तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये जो लड़की है वो बहुत ही तगड़ी एकदम वॉरियर है। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ ये वॉरियर तो बहुत ही अच्छी है। फिर जो सेंटियोर थी वो बोलती है कि आपने जो कहा है वो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मन ही मन में थोड़ा शर्मा रही थी कि वो ग्रेट हीरो को जाके टीच करने वाली है। और ब्लेड उसे देख के समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जाके ये उसका पोल खोल देगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और वो जो सेंटियोर थी वो पहुंच चुकी होती है इन सभी के स्कूल में, जहाँ पे सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया होता है और उस सेंटियोर थोड़ा बहुत अपना डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली होती है। सारे बच्चे देखते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि ये असल में लड़की कर क्या लेगी, ये तो बहुत ही कमजोर लग रही है, ये हमें सिखाएगी क्या। लेकिन जो सेंटियोर थी वो अपनी ताकत का नमूना इनके सामने दिखाती है और एक के बाद एक बहुत सारे जो स्टील के ब्लॉक्स होते हैं उन सभी को मेल्ट करके रख देती है। जो सारे लोग थे उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लोग मन में सोच रहे होते हैं कि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल है। इन सारे ब्लॉक्स को मेल्ट करने के बाद जो सेंटियोर थी सांस लेती है और बोलती है कि चलो अब मैं थोड़ी तरोताजा हो चुकी हूँ, तो मैं तुम सभी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, कहीं आप जनरल तो नहीं हो। जिसपे जो सेंटियोर थी वो बोलती कि हाँ मैं जनरल हूँ आर्मी की। तो इस चीज को सुन के सारे जो लोग थे उन सभी के सामने उसका दबदबा बन जाता है, लेकिन फिर भी वो जनरल बोलती है कि अरे नहीं, फिर भी मैं बहुत ही कमजोर हूँ ग्रेट हीरो के सामने। तो इस चीज को सुनने के बाद ब्लेड उसे थोड़ा बहुत इशारे करके शांत करने को करता है। जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि क्या तुम ग्रेट हीरो के साथ भी काम कर चुकी हो, जिसपे वो बोलती है कि हाँ मैं कर चुकी हूँ। और अर्नेस्ट फिर ब्लेड की तरफ देखती है और बोलती है मन में सोच के कि आखिरकार ये जो ब्लेड है वो नॉर्मल सा बच्चा है और एक जनरल से इसकी दोस्ती कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं जो अर्नेस्ट है उसे थोड़ा बहुत शक हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि कू को नहला रहा होता है। दूसरी तरफ जो डियोर्ने थी यानी कि वो सेंटियोर, वो भी मसाज ले रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसे मसाज देते हुए सारी जो स्कूल की लड़कियां थी वो कहीं ना कहीं जानना चाह रही होती है कि उसका क्या रिश्ता है ब्लेड से और ब्लेड के बारे में इतना कैसे वो जानती है। जिसपे वो बात ढकते हुए बोलती है कि अरे नहीं, ब्लेड को तो मैं बस उसी समय मिली थी। तो वो लोग बोलती है कि नहीं, तुमने तो उस समय कहा था कि ब्लेड को तुम लंबे समय से जानती हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। और यहीं पे लड़की फंस जाती है। दूर से जो ब्लेड था वो भी इन सारी बातों को सुन रहा था और वो समझ चुका था कि उसका जो पोल है वो खुल सकता है, इसलिए वो तेजी से जाता है और गर्ल्स के बाथरूम में घुस जाता है और बोलता है कि हे तुम सभी ये क्या बकवास कर रही हो। तो सारी लड़कियां एकदम निराश हो जाती है और बोलती है कि हे यार, यहाँ पे तो इसका पोल खुलने ही वाला था। लेकिन फिर भी वो जो सेंटियोर थी वो थोड़ा कुछ बोलती है। फिर वो बताती है कि जब मैं मिली थी ब्लेड से तब वो सिर्फ 5 साल का था। फिर भी जो ब्लेड था उसे शांत करवाना चाह रहा था, तो पीछे से जो माओ थी वो उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैं ब्लेड के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। फिर वो सेंटियोर बताना शुरू करती है कि जब ब्लेड उसे मिला था तो वो एकदम जंगली बच्चे की तरह था, उसे तो बोलना तक नहीं आता था। उसने मेरे को पहले नजर में एक घोड़ा समझ लिया था, लेकिन समय के साथ चीजें चेंज होती गई और आगे चल के मैं ग्रेट हीरो की असिस्टेंट बन गई। इस चीज को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे जो सेंटियोर थी वो ग्रेट हीरो के बारे में स्टोरी सुना रही थी और ब्लेड के बारे में नहीं। और ब्लेड को डर लग रहा होता है कि कहीं सारे लोगों को शक ना हो जाए कि वो ग्रेट हीरो जो है वो ब्लेड ही है। और वो सोफिया
सोफिया के पीछे पानी में छुपा हुआ रहता है। तो सोफिया उसे बोलती है कि डरो नहीं, यहाँ किसी को भी शक नहीं है कि तुम ही ग्रेट हीरो हो। तो ब्लेड बोलता है कि अरे ऐसा बात नहीं है, मुझे देखते ही आखिरकार माओ ने बता दिया था कि मैं ग्रेट हीरो हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग अर्नेस्ट को ब्लेड के साथ घूमते हुए देखते हैं मार्केट में, जहाँ पे अर्नेस्ट पूछ रही होती है ब्लेड से कि आखिरकार जो सेंटियोर है वो क्या खाती है। तो ब्लेड उसे बताता है कि उसे कैबेजेस बहुत पसंद है। इसी बातों के बीच में अचानक से ही जो फीनिक्स बर्ड रहती है वो इनके ऊपर से गुजरती है और अर्नेस्ट उसे पहचान लेती है। तो ब्लेड उसे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तो अर्नेस्ट बताती है कि ये जो बर्ड्स है वो बहुत ही लेजेंडरी है और हमारे सिटी में सिर्फ ये 5 ही हैं। उतने ही देर में वो जो बर्ड थी वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है और इधर उधर तबाही मचाना शुरू कर देती है, जिसे देखते हुए ब्लेड तुरंत ही अर्नेस्ट को बचाता है, जिससे वो अर्नेस्ट जो थी वो भी इंजॉय कर रही होती है। लेकिन अर्नेस्ट जैसे ही देखती है कि उन पर मुसीबत आ रही है तो वो तलवार निकालती है। उस तलवार की खनखनाहट से ही वो जो फीनिक्स थी वो डर जाती है और एकदम उड़ के यहाँ से चली जाती है। सारे जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि आमतौर पर जो फीनिक्स है वो ह्यूमंस पे हमला नहीं करती है, लेकिन ये बहुत ही अजीब था क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर उसने असल में हमला ही नहीं किया था। वो लोग तो बस एक टांगे को तोड़ के चले गए थे। उस टांगे को देख के जो ब्लेड था वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें किंग का हाथ है। फिर तुरंत ही ये जो दोनों थे वो तेजी से पहुंच जाते हैं किंगडम के पैलेस के अंदर और किंग का गेट खटखटाते हुए जो अर्नेस्ट थी गुस्सा से पूछती है कि अब हम यहाँ पे जल्द से जल्द बता दो कि तुम क्या छुपा रहे थे। तो किंग ऐसे एक्ट करता है कि आखिरकार क्या छुपा रहा था मैं। तो ब्लेड उसे बोलता है कि कोई भी फायदा नहीं है छुपाने का, तुम हमें बताओगे कि दरअसल जो फीनिक्स बर्ड है वो उस टांगे पे हमला क्यों कर रही थी। तो किंग बोलता है कि अरे वो दरअसल यहाँ हमने उनके थोड़े अंडे ले आए थे। तो ब्लेड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इतनी बड़ी बेवकूफी कौन करता है, तुम फीनिक्स बर्ड के अंडे लेके क्यों आ गए, तुमने तो यहाँ पे बर्ड के अंडे ही चुरा लिए। तो जो किंग था वो बोलता है कि अरे मैंने चुराए थोड़ी ना, मैंने तो उधार लिए हैं, मैं उन्हें लौटा दूंगा। जिस चीज को सुन के ये दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें इस तरीके से गुस्सा होते हुए देख के जो किंग की असिस्टेंट थी वो उसे बोलती है कि हे अब इतना ज्यादा इन्हें तंग मत करो, इन्हें सच्चाई बता दो। तो जो किंग था वो बताता है कि दरअसल यहाँ पे जो फीनिक्स होते हैं उन सभी के जो एग्स थे उन्हें एक सर्टेन लेवल पे आके रखा जाता है और जैसे ही सूरज की किरण उन पे रखती है तभी जाके वो हैच होते हैं। और ये जो फीनिक्स बर्ड थे ये थोड़े नौसिखिए लग रहे थे मुझे, इन्होंने एकदम गलत जगह पे अपना नेस्ट बनाया हुआ था, इसलिए मैं तो इनकी मदद कर रहा था इनके अंडे को थोड़ा इधर उधर करके। फिर जो किंग था वो इन्हें बोलता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस बर्ड के जो अंडे हैं उन्हें अच्छी तरीके से हैच करवाओ। जिस पे अर्नेस्ट बोलती है कि आखिरकार हमारे पास समय कितना है। तो किंग बताता है कि कल तक। तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं और इन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया होता है और उन सभी को बता रहे होते हैं कि उनका असल में काम क्या है। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर वही 2 फीनिक्स उड़ रहे होते हैं। वो दरअसल जो अपना अड्डा था वो उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग प्लान बनाया था। ये लोग एक लिफ्ट की तरह बनाते हुए उस एग को एक सर्टेन लेवल पे लेके चले जाएंगे, तब तक ये लोग फीनिक्स का जो ध्यान है वो बटाएंगे। फिर जो ब्लेड था वो उन सभी को बोलता है कि तुम सभी को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, तुम लोगों ने तो ड्रैगन तक को उड़ा दिया था, वो तो सिर्फ फीनिक्स है। तो सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि लेकिन मुझे तुम सभी पे कॉन्फिडेंस है। तो सारी लड़कियां इस चीज को सुन के खुश हो जाती हैं। इसी के साथ सारे जो लोग थे वो मिलके उन सारे फीनिक्स को रोकने लग जाते हैं। जितने भी बैलगाड़ी आसपास से आ रहे थे वो उन सभी को तोड़ रहे होते हैं, जिस चीज को ये लोग रोक रहे होते हैं। जो फीनिक्स था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर हो चुका था। एक समय पे तो इन लोगों ने उसे बांध दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो कंट्रोल हो चुका है, लेकिन वो अपनी फुल एनर्जी का यूज करते हुए रस्सी के साथ साथ घर को भी आसमान में उड़ा देता है, जिस चीज को देख के ये लोग और भी ज्यादा एकदम डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें लगा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा एकदम बड़ी बात होगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे। तो ब्लेड उन्हें बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, उस घर के लटके होने की वजह से वो थोड़ा स्लो हो चुका होगा। फिर जितने भी घायल लोग थे उन सभी की हेल्प की जा रही थी। ये लोग थोड़ा देर सांस ही लेते हैं कि उतनी देर में लाल वाली जो फीनिक्स बर्ड थी वो इनके ऊपर हमला कर देती है। तो जो कू थी वो बीच में आती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगी, और वो अपने फायर ब्लास्ट उसके ऊपर करती है, लेकिन इससे भी फीनिक्स को कुछ नहीं होता है। तो जो ब्लेड था वो मारिया की तरफ देखता है और बोलता है कि जल्द से जल्द अपने जो डीमन माई है उसे बाहर निकलाओ। तो जो मारिया थी वो वैसा ही करती है और माओ को बाहर लेके आ जाती है। तो जो माओ थी वो एक बहुत ही तगड़ा जो थंडर शॉक था उस फीनिक्स को दे मारती है, लेकिन इससे भी उस फीनिक्स को कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद जो अर्नेस्ट थी वो भी आती है और अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए उन सारे फीनिक्स को रोकने की कोशिश करती है। इन सारे लोगों की मेहनत पूरे शाम तक चलती है और वो सर्टेन टाइम आ चुका होता है जहाँ पे अंडा अब हैच होने वाला होता है। इन सभी का काम बस इतना ही था कि वो लोग उन सारे फीनिक्स को एंगेज करके रखें। फिर प्लान के हिसाब से इन्होंने वो अंडा एकदम आसमान में जाके रख दिया होता है। उन सारी मेहनत को देख के जो ब्लेड था उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कि अब हमारा मेहनत सफल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उस लिफ्ट का यूज करते हुए लोग अंडे को ऊपर ले जा रहे होते हैं तो वो जो अंडा था वो एक जगह जाके रुक जाता है। इस चीज की वजह से जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है ब्लेड को कि हमें जल्द करना होगा वरना वो फीनिक्स उस अंडे को लेके चली जाएगी। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। उसे अपने पुरानी समय याद आने लगता है कि किस तरीके से उसके भी साथी उस पर भरोसा करते थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया था। जिसपे जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुमको हम पे भरोसा है, इसलिए तुम जल्द से जल्द जाओ, हम यहाँ मामला संभाल लेंगे। जिसके बाद जो ब्लेड था वो एकदम दीवार पे चढ़ना शुरू करता है, लेकिन उसे थोड़ा एकदम तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो ग्रेट हीरो के पावर यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो उसी बीच में जो सेंटियोर थी वो आ जाती है और बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ आ चुकी आपकी हेल्प करने के लिए। इस चीज को देख के जो
जो ब्लेड था वो मन में सोच रहा होता है कि जब मैं ग्रेट हीरो हुआ करता था तब मेरा कोई भी दोस्त नहीं हुआ करता था, लेकिन इस जिंदगी में मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। और वो सेंटियोर को भी बोलता है कि तुम भी मेरी दोस्त हो। इसी के साथ ये लोग अंडे के पास पहुंच जाते हैं। फिर जो ब्लेड था वो उस अंडे को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अंडा सच में बहुत ही भारी होता है, जिसपे सेंटियोर भी उसकी हेल्प करती है और ये लोग मेहनत करके उस अंडे को सीधा टॉप पे लेके आ चुके होते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद ये लोग बहुत ही थके लग रहे होते हैं, लेकिन जो किंग था उसने तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी, तो वह हंसते हंसते बोलता है कि तुम कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने काम कंप्लीट कर दिया है। फिर वो जो फिनिक्स था वो अपने अंडे को देख के यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, जिसको देख के किंग बोलता है कि अब मेरा समय आ चुका है कि मैं इसे सामना करूंगा। और एकदम फिर वो एक जगह दीवार पे चढ़ के मंतर वंतर जपना शुरू कर देता है। तो ब्लेड उसके पास आता है और उसे खींचते हुए बोलता है कि हे पागल तो नहीं हो गया है, वो एक हवा मारेगी तू एकदम उड़ जाएगा। उतने देर में किंग को होश आता है और वो देखता है कि जो फिनिक्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तो समझ जाता है कि वो ये चीज नहीं कर सकता है। जो ब्लेड था वो तुरंत ही अंडे को ले जाने की ट्राई करने लगता है, क्योंकि वो उस फिनिक्स को यहाँ से अंडा ले जाने नहीं दे सकता है। तो उसकी मदद करने के लिए बीच में सोफी आ जाती है और वो टाइम को रोक देती है और वो बोलती है कि मैं ये चीज सिर्फ 5 सेकंड के लिए कर सकती हूँ। तो ब्लेड बोलता है कि इतना समय काफी है और इसके बाद वो अपने तलवार से एक जोरदार अटैक उस फिनिक्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो फिनिक्स फाइनली थोड़ी डैमेज होती है और वो जमीन पे जाके गिर जाती है। फिर हमें अंडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइम हो चुका होता है उसके हैच होने का, और वो अंडा पूरी तरीके से हैच होते हुए उसके अंदर से पक्षी निकल चुके होते हैं। और सच में ये दोनों जो फिनिक्स के बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। इन दोनों को देख के ब्लेड बोलता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि अंडा भारी क्यों था, इसके अंदर दो बच्चे थे। फिर वो दोनों बच्चे ब्लेड की तरफ देखने लग जाते हैं। तो ब्लेड बोलता है कि आखिरकार ये लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो जो सोफी थी उसे बताती है कि इन्होंने पैदा होते ही तुम्हें देख लिया है, इसका मतलब ये अब तुम्हें पेरेंट्स समझेंगे। तो जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि अब ये क्या हो गया, यहाँ पे अब 2 लोग और इसके गुलाम बन गए। फिर हमें कुछ मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों जो पक्षी थे वो असल में अर्नेस्ट और ब्लेड को लेके आसमान में उड़ रहे होते हैं, और इन दोनों को देख के इन दोनों के जो पेरेंट्स थे वो भी खुश थे। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पक्षी हैं वो अच्छी तरीके से एकदम घुल मिल चुके हैं और अब ब्लेड के पास 3 बच्चे आ चुके हैं। अगर आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव भी रहता हूँ। हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, तो इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट होने की वजह से हम सेकंड पार्ट इस एनिमे का लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है क्लासरूम फॉर हीरोज। जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में नाम पूछते रहते हैं इस एनिमेज का, तो फिर मैं इस एनिमे का आपको स्टार्टिंग में ही नाम बता दिया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में स्पैम मत करना। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से जो ब्लेड है उसने बहुत ही एलिगेंटली सारे जो फिनिक्स की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया था। लेकिन सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग को ब्लेड दिखाया जाता है जो कि रैम्पेज मोड में चल रहा होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने जितने भी लोग आएंगे वो उसे खत्म कर देगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए उसको सोफिया दिखती है जो कि उसे देखते हुए बोलती है कि मैं हमेशा से ही ग्रेट हीरो से फुल पावर में लड़ना चाहती थी। तो ब्लेड उसे बोलता है कि तुम अपना फुल पावर यूज कर सकती हो। तो सोफिया टाइम स्टॉप कर देती है और जाके ब्लेड के चारों तरफ कराटे चॉप मार देती है, और फिर जैसे ही रिज्यूम होता है टाइम तो ब्लेड को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिससे सोफिया शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। जिसपे ब्लेड बोलता है कि तुम्हारे टाइम स्टॉप करने से पहले ही मैंने अपने शरीर को शक्त बना लिया था, और ये बोल के सोफिया को वो सीधा दीवार पे अड़ा देता है और उसके बाद अपना तलवार उसके पेट में घुसा देता है, जिससे सोफिया तड़पते हुए जमीन पे गिर जाती है। जो ब्लेड था वो गुस्से से बोल रहा होता है कि मुझे अपनी जो पुरानी रैम्पेज मोड है उसमें वापस आना पड़ रहा है सिर्फ उस खूसट बुड्ढे की वजह से। आखिरकार वो किंग कहाँ है। उसके किंग को याद करते ही जो किंग था उसके सामने आ जाता है और एक होलोग्राम के थ्रू उसे बताता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो, और जैसा कि मैंने सोचा था इस वर्ल्ड में डालने के बाद तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को मैं बाहर ला के आ पा रहा हूँ। इसके बातों से हमें पता चलता है कि ये जो दुनिया है वो असलियत वाली दुनिया नहीं है। दरअसल जो किंग है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज करके इन सभी को एक वीआर वर्ल्ड में डाला है, जहाँ पे ये लोग बिना होल्ड बैक किए अपने साथियों के साथ अटैक कर सकते हैं। इसके बाद सोफिया के शरीर को हम लोग डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं, और रियल वर्ल्ड में सारे जितने भी प्लेयर्स ब्लेड से मार खाए थे वो सोच रहे थे कि यार ये ब्लेड कितना ज्यादा ताकतवर है, इसे तो हम हरा ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो माओ थी वो भी कू के साथ फुल पोटेंशियल से लड़ पा रही थी, इसलिए वो दोनों भी खुश थे। जो ब्लेड था वो थोड़ा चिंता में था और किंग को बोलता है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा एकदम रियलिस्टिक है, ऐसा ना हो कि रियल जिंदगी में भी जो दोस्त है वो आपस में लड़ने लग जाए। जिससे किंग को इसकी बात थोड़ी लॉजिकल लगती है, तो वो इस दुनिया का जो सेटिंग था थोड़ा चेंज करता है और इसे एकदम कार्टूनिश सा बना देता है, कैंडी वाला। फिर उसी वर्ल्ड में हमें अर्नेस्ट को उसी लड़के के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है जो कि भाला लेके लड़ता है, लेकिन इसमें जो अर्नेस्ट थी वो अपने फुल पोटेंशियल से एकदम जानवर की तरह उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। जो अर्नेस्ट थी उसे लगातार एकदम स्टैप किए जा रही थी, जिसपे वो भी लड़का एंजॉय कर रहा था और बोल रहा था अगर मुझे अर्नेस्ट मार रही है तो मुझे मजा आता है। फिर उसे मारने के बाद जो अर्नेस्ट थी वो
बोलती है कि ब्लेड आखिरकार कहाँ है, उसे तो मैं ही हराऊंगी। बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो भी इस गेम के अंदर आपस में लड़ रहे थे और क्लेयर और क्ले जो थी वो भी बहुत ही इंजॉय कर रही थी इसको। जो अर्नेस्ट थी वो खोजते खोजते क्लेयर और क्ले के पास आ जाती है और उसे पता चलता है कि सामने ही उसके ब्लेड खड़ा है और वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है कि अब वो समय आ चुका है जब मैं अपने ट्रू पोटेंशियल से तुमसे लड़ पाऊंगी। और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जो अर्नेस्ट है उसने फिर से अपना जो होश है वो खो दिया है। तो ब्लेड उसे देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि जब भी तुम होश खोगी तो मैं तुम्हें संभालूंगा। और इसी के साथ जो अर्नेस्ट थी उस पर हमला कर देती है, लेकिन जो ब्लेड था अपने विंड की एबिलिटी को यूज करके उसे अपने पास आने नहीं दे रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पे जो ब्लेड था वो होश से बाहर आता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे सारे जो लोग थे वो उसे ही देख रहे थे। तो ब्लेड उन्हें बोलता है कि तुम लोग भूल गए क्या कि मैं कौन हूँ, मैं असल में ब्लेड हूँ। तो वो सारे लोग बोलते हैं कि अरे बेवकूफ, हम जानते हैं तुम कौन हो। फिर किंग बोलता है कि हमें हमारा जो फाइनल विनर है वो मिल चुका है जो कि ब्लेड है। दूसरी तरफ हम लोग अर्नेस्ट को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसे अपना जो वो रूप था एकदम बजर्क वाला वो पसंद नहीं आ रहा होता है। तो उसे छेड़ते हुए ब्लेड बोलता है कि तुम तो हंसते हुए बहुत ही अजीब लग रही थी। तो अर्नेस्ट उसे डांटने लगती है। फिर जो किंग था वो हंसते हुए इन सभी को देखते हुए बोलता है कि इसी वजह से मैंने ये VR वाली चीज खरीदी है क्योंकि फुल पोटेंशियल थे, तुम लोग अपने ही दोस्त से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहे थे। तो देखते देखते जो ब्लेड था वो उसके पास आ जाता है और फिर उस VR हेडसेट से कुछ छेड़छाड़ करने लगता है। जो किंग रहता है वो ब्लेड को देखता है तो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम वैसे भी विनर हो तो तुम छेड़छाड़ कर सकते हो। तो जो ब्लेड रहता है वो इस लिबर्टी का यूज करता है और फिर सारे जो सेटिंग्स रहते हैं उन सभी को डिफिकल्टी में मैक्स लेवल कर देता है और फिर इस स्विच को किंग के ऊपर लगा देता है, जिससे जो किंग था सीधा उसी VR वर्ल्ड में घुस जाता है। और फिर जो ब्लेड था उसकी असिस्टेंट को बोलता है कि इस गेम से किंग को निकलने मत देना, बार बार इसे मरने देना। फिर हमें किंग की हालत दिखाई जाती है जो गेम के अंदर बहुत सारे मैक्स लेवल बॉसेस से लड़ने वाला होता है और उसकी हालत पतली हो चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर एक पैम्पलेट पकड़ा हुआ आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अब स्कूल के अंदर एक हॉट स्प्रिंग भी बनने वाला है, जिसे देख के ब्लेड बोलता है कि ये किंग के मन में आखिरकार कैसे अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। फिर ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो सेंटियोर को देखते हैं जो कि गड्ढा करके हॉट स्प्रिंग खुद ही से बना रही थी और वो बोलती है कि शाम तक टाइम लगेगा। फिर शाम हो जाती है और ये सारे लोग उसी हॉट स्प्रिंग का एंजॉयमेंट लेने लगते हैं, जहाँ पे खास बात ये थी कि इस हॉट स्प्रिंग के अंदर लड़कियां स्विम सूट में आई हुई थी और लड़के भी इन्हीं के साथ नहा रहे थे। फिर बातों बातों में ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार अर्नेस्ट कहाँ पे है, जिसपे पता चलता है कि जो अर्नेस्ट है वो यहाँ पे आएगी नहीं, लेकिन जो अर्नेस्ट थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी और वो पीछे छुपी हुई बोलती है कि मुझे बस सामने आने में शर्म आ रहा है। और फिर हमें अर्नेस्ट को दिखाया जाता है जिसने स्विम सूट के ऊपर भी टॉवल लपेटा हुआ था। फिर किंग की यहाँ पे एंट्री होती है जो कि सीधा एकदम नंगा यहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि जो बिग बात होते हैं वहाँ पे कोई भी कपड़े पहन के नहीं नहाता है, उन सभी को नेचुरल फीलिंग लेनी रहती है। उसको देख के जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि किंग कुछ तो कपड़े पहन लो, जिसपे किंग उसे बोलता है कि तुम्हें अपने टॉवल भी हटाना पड़ेगा क्योंकि अंदर तो तुमने स्विम सूट पहना ही हुआ है। लड़कियों को इसकी हरकत देख के बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लगता है, लेकिन जो लड़के थे वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिसपे अर्नेस्ट भी बहुत ही पैनिक में आ गई थी और बोलती है कि क्या मुझे सच में वो टॉवल को हटाना पड़ेगा। जिसपे किंग बोलता है कि अरे अर्नेस्ट तुम इतना क्यों सोच रही हो, वैसे भी तुम डीमन का रूप लेती हो तो तुमने कुछ नहीं पहना होता है। ये सारी बकवास कर ही रहा होता है किंग कि उसके सिर पे आके एक जोरदार हथियार लगता है जो कि उसको उसकी असिस्टेंट ने मारा था। फिर इसके बाद उसकी असिस्टेंट जो रहती है वो सबसे माफी मांगती है और किंग को घसीट के यहाँ से लेके जाती है। सच में इस किंग की कोई भी इज्जत नहीं है। फिर हमें इसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि जो अर्नेस्ट थी वो अपने स्विम सूट में आ चुकी थी और ब्लेड के बगल में बैठ के वो बोल रही होती है कि प्लीज मुझ पे घूरना नहीं। तो ब्लेड बोलता है कि नहीं मैं तुम पे घूरूंगा भी नहीं। इन्हीं बातों के बीच में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम उदास बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग क्लेयर और क्ले से हार गए थे। उन सभी के जो मेल ईगो थी उस पे ठेस पड़ा था कि वो लड़कियों से कैसे हार सकते हैं। जैसे उन दोनों को कंसोल करने के लिए जो क्लेयर और क्ले थी वो भी चली जाती है और उनको बोलती है कि अरे तुम लोग इतना सैड क्यों हो, वैसे भी मैंने अपनी फुल पावर से तुम्हें अटैक नहीं किया था, जिससे उनके छेद हो जाता है दिल में और भी ज्यादा। तो वो लोग बात बिगड़ते हुए बोलती है कि अरे मैं माफी चाहती हूँ कि मैं तुमसे जीत गई, जिससे और भी ज्यादा उन्हें बेइज्जती महसूस होती है और वो लोग एकदम बेइज्जती महसूस करते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर हम लोग ब्लेड को देखते हैं उन्हीं दोनों लड़कों के सामने बैठे हुए, जहाँ पे ब्लेड उनसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने ज्यादा एकदम उदास क्यों रह रहे हो। जिसपे वो दोनों बोलते हैं कि अरे यार हम लोग लड़की से हार गए। जिसपे ब्लेड बोलता है कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वो तुमसे पावरफुल थी इसलिए तुम लोग हार गए। लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि कोई नहीं, हमें उससे दिक्कत नहीं है कि वो लड़कियां हैं, बस इससे दिक्कत है कि हम उन दोनों को पसंद करते हैं। जिसपे ब्लेड बोलता है कि अरे मैं भी तो उन्हें पसंद करता हूँ। जिसपे वो दोनों बोलते हैं कि क्या तुम कब से पसंद करने लग गए, हमें तो लगा था कि तुम अर्नेस्ट को पसंद करते हो। जिसपे ब्लेड बोलता है अरे नहीं मैं सबको पसंद करता हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं अच्छा उस तरह के पसंद की बात कर रहे हो, यार तुमने देखा है क्लेयर कितनी ज्यादा एकदम क्यूट लगती है, लेकिन लड़ाई के समय वो बहुत ही ज्यादा एकदम ब्रूटल हो गई थी। उतनी देर में अचानक से जो कू थी वो यहाँ पे आ जाती है और इन दोनों को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। असलियत में जो लड़कियां होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग मर्द ही पसंद होते हैं। तो जो ब्लेड था वो उसे भगाता और बोलता
बोलता है बकवास सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी मत देना, लेकिन कू तुरंत ही जो सामने रखा हुआ पॉपकॉर्न था उसे खा लेती है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर हमें कू को दिखाया जाता है जो कि अचानक से पहुंच जाती है लड़कियों की भी मीटिंग में, जहाँ लड़कियां बात कर रही होती है कि असल में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो दोनों लड़कों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाए। तो कू वहाँ आते हुए उन दोनों को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जो लड़के होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद होती हैं, इसलिए तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये बोल के वो उनकी भी सारी पेस्ट्रीज खा जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं वही जो दोनों लड़के थे उन्होंने अपनी कड़ी ट्रेनिंग एकदम स्टार्ट कर दी थी और उन्हें ब्लेड असल में ट्रेनिंग दे रहा था। वो लोग लगातार बहुत ही ज्यादा एकदम हैवी वेट्स उठा रहे थे जिससे वो लोग धीरे धीरे ताकतवर हुए जा रहे थे। इन ट्रेनिंग की वजह से इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस आ चुका होता है और कभी भी ये दोनों आमने सामने अगर आते हैं उन लड़कियों के तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से रहते हैं। इसी के साथ ट्रेनिंग की जो दिन होता है वो खत्म हो जाता है और इन दोनों को फिर से लड़ने के लिए चैलेंज किया जाता है। तो ये लोग कॉन्फिडेंस के साथ उस गेम के अंदर चले जाते हैं उन दोनों लड़कियों से लड़ने के लिए। फिर इसके बाद ये जो दोनों रहते हैं वो उन दोनों लड़कियों के सामने आ चुके होते हैं और जो अर्नेस्ट थी वो इस मैच की रेफरी बनी थी। फिर इन दोनों का फाइट स्टार्ट किया जाता है जहाँ पे ये दोनों लड़के स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ये लोग फाइटिंग स्टार्टिंग में अपने जो स्पिरिट्स थी उसे यूज करने लग जाते हैं, जिससे क्लियर और येस्का को थोड़ा बहुत एकदम शॉक्ड महसूस होता है। और अर्नेस्ट पूछती है ब्लेड से कि तुमने इन्हें स्पिरिट्स भी कंट्रोल करना सिखा दिया? तो ब्लेड बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक रहती नहीं है क्योंकि सामने से जो क्लियर थी उसने भी अपना स्पिरिट यूज कर दिया था और साथ ही साथ येस्का ने भी। तो इन दोनों लड़कों की फिर से एकदम बैंड बज जाती है। फिर शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के फिर से इन दोनों लड़कियों से हार चुके होते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों को बिल्कुल भी गम नहीं होता है क्योंकि उन्होंने फुल एकदम अपने पोटेंशियल से लड़ा था और साथ ही साथ लड़कियों ने भी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था। वो जो दोनों लड़कियां थी वो बताती हैं कि दरअसल यहाँ सोफी और अर्नेस्ट ने उन्हें ट्रेन किया था, जिसपे वो लड़के बोलते हैं अच्छा तभी हम सोचे कि तुम इतनी ताकतवर क्यों हो। तो बीच में अर्नेस्ट आती है और बोलती है कि तुम लोग बेवकूफ हो क्या, तुम्हें इस स्कूल के सबसे ताकतवर बच्चे ने सिखाया है यानी कि ब्लेड, और तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम लोग को इतना भी नहीं पता कि कोई भी दोस्ती ये देख के नहीं की जाती कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर, इतना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। और ब्लेड इस बात को सुन के सोचता है कि आखिरकार किसको टारगेट कर रही है। इसी के बाद कुछ समय बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि जितनी भी लड़कियां थी वो एक रोबोट को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वो रोबोट सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सभी को स्कैन कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो ब्लेड था वो अपना जितना भी प्रैक्टिस था उसको जारी रखा हुआ रहता है और अपने सारे जो ऑरास थे उसको इकट्ठा कर रहा होता है। तो जो कू थी वो उसको एकदम जोर से चिल्लाते हुए उसके ऊपर कूद जाती है, लेकिन उसका ऑरा इतना डेंस था कि कू दूर जाके एकदम गिरती है। तो ब्लेड अपने प्रैक्टिस को रोकते हुए कू को समझाता है कि दोबारा से ये चीज मत करना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर जो ब्लेड रहता है वो भी उस रोबोट के पास आ जाता है जहाँ पे सारे लोग उसे उस रोबोट से मिलवाते हैं, जिसपे वो जो रोबोट था वो देखते ही ब्लेड की तरफ कुछ अजीब सा इशारा करता है जिससे ब्लेड उसे खत्म कर देता है। जो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ब्लेड ने ये रोबोट को तोड़ क्यों दिया, जिसपे ब्लेड बताता है कि 2 मिनट रुको, मैं इसकी वजह तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उतनी ही देर में वो रोबोट जो था वो अर्नेस्ट को स्कैन कर लेता है और पूरी तरीके से उसी की तरह दिखने लग जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग देखते हैं इसे और बोलते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा है, लेकिन ब्लेड रुकता नहीं है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, जिससे अगल बगल बहुत ही ज्यादा एकदम तबाही मचने लगती है। तो जो अर्नेस्ट थी वो उसे एक जोरदार टपली देके रोकती है और बोलती है कि इसी तरीके से चलता रहा तो तुम सारी जगह एकदम तबाह कर दोगे। फिर थोड़ा और शाम हो जाता है जहाँ पे वो जो रोबोट थी वो दोबारा से हील हो चुकी थी, तो उसे दोबारा से ठीक होते हुए देख के जो ब्लेड था उसको खत्म करने के लिए बढ़ता है, जिसपे अर्नेस्ट उसे रोकती है और बोलती है कि तुम इतने ज्यादा इमोशनलेस क्यों हो सकते हो। तो ब्लेड उसे बताता है कि अगर हमने इसे तबाह नहीं किया तो ये हमें बर्बाद कर देगी। जिस पर अर्नेस्ट उस रोबोट की तरफ देखते हुए बोलती है कि हे इयोना, मैं तुम्हें इयोना ही बुलाऊंगी। जिसपे वो रोबोट बताती है कि दरअसल ये जो मेरे चेस्ट पे नाम लिखा हुआ है वो असल में नाम नहीं है, वो तो मेरा कोड है। लेकिन फिर भी अर्नेस्ट बोलती है कि मैं तुम्हें लियोना ही बुलाऊंगी, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है अपने इस नाम को। फिर उसके बाद अर्नेस्ट उससे पूछती है कि आखिरकार तुम क्यों ब्लेड के पीछे पड़ी हुई हो, जिसपे वो बताती है कि मैं किसी तरीके से ब्लेड को हराना चाहती हूँ। तो पता नहीं क्यों इस चीज को सुन के सारी जो लड़कियां थी वो एनर्जेटिक हो जाती है और बोलती है कि इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर कुछ समय बाद सारे जो बच्चे थे वो आपस में एकदम बैठक लगाए हुए होते हैं और वो लोग जानना चाह रहे होते हैं इयोना से कि आखिरकार वो क्यों ब्लेड को मारना चाहती है। जिसपे वो इयोना बताती है कि दरअसल ये जो ब्लेड है उसने मेरे कोर के साथ छेड़छाड़ की है, जिसपे लड़कियों को कुछ और ये चीज लगने लगती है। तो ब्लेड उन्हें समझाता है कि दरअसल यहाँ पे ये बात नहीं है, जब अर्नेस्ट के बारे में मैं जानना चाह रहा था और उसे ठीक करना चाह रहा था तो मैं एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया था जहाँ के गार्डियंस यही रोबोट थे और मैंने इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम धो दिया था। तो उसी चीज का बदला लेने के लिए ये लोग मेरे पास आए हैं। इस चीज को जानने के बाद जो अर्नेस्ट थी थोड़ा शर्मा जाती है कि इतना सारा चीज ब्लेड ने उसके लिए किया था। फिर जो इयोना थी वो बताती है कि ब्लेड ने मेरे को 74,000 बार यहाँ पे खत्म किया है और साथ ही साथ उसने मेरे शरीर के 5 लाख से भी ज्यादा एकदम टुकड़े किए हैं। तो सारे लोग बोलते हैं कि इतने ज्यादा जो डेंजरस होते हैं और इमोशनलेस वो तो डीमन किंग भी नहीं होते हैं। तो ब्लेड एम्बेरस हो जाता है और गुस्सा होते हुए यहाँ से बाहर चले जाता है। तो उसका पीछा सोफी भी करती है, जिसपे उसको सोफी बोलती
बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ पे जो योना है उसके अंदर थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स है ही, लेकिन उसके अंदर सोल नहीं है। तुम चाहे जितना भी उसका शरीर तबाह कर दो, वो दोबारा से खड़ी उठ जाएगी। फिर हमें दोबारा से वही बैठक दिखाई जाती है जहाँ पे सारे लोग प्लानिंग बनाने लग चुके होते हैं कि वो लोग ब्लेड को असल में हराएंगे कैसे। फिर बातों बातों में ये लोग पूछते हैं योना से कि असल में उसने लड़कियों का ही रूप क्यों लिया। तो योना बताती है कि उसने ब्लेड के सारे पैटर्न्स को स्टडी किया था, जिसपे उसे पता चला कि वो लड़कियों के सामने सॉफ्ट हार्टेड है। तो इससे अर्नेस्ट और क्लियर को ये बात बहुत ही क्यूट लगती है, इसलिए वो उसे हक कर लेते हैं। तो जो लड़का था प्लानिंग बना रहा था, वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो आइडिया है जिससे हम लोग ब्लेड को हरा सकते हैं। हमें योना के अंदर सोल डालनी पड़ेगी, जिसके बाद जो ब्लेड है वो उसको मारने से पहले हिचकिचाएगा। तो ये लोग वैसा ही करते हैं और फिर अगला दिन आ जाता है जहाँ पे ब्लेड और योना के बीच में फाइट होने वाली होती है। और फाइट से पहले ही योना ब्लेड को बता देती है एज पर प्लान कि उसके अंदर अब सोल आ चुकी है, क्योंकि उसने अपनी मदर जितना भी कनेक्शन था उससे कट कर लिया है। तो अगर अभी उसने उसे मार दिया तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिससे ब्लेड थोड़ा हिचक जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए जो योना थी उसे बहुत ही ज्यादा एकदम धोती है। और ब्लेड हर बार उसे एकदम मारने से पहले बहुत ही एकदम रुक रहा था अपने आप को। इसी वजह से ब्लेड लास्ट में हार मान लेता है और जो योना थी उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होता है। इस जीत के बाद जो योना थी इन्हीं के साथ रहने लग जाती है, जहाँ पे एक समय खाना खाते हुए वो कुछ सोच रही थी। तो ब्लेड उसे बोलता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो। तो योना बोलती है कि मैं असल में रोबोट हूँ, मुझे खाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो खा सकती हूँ। फिर भी मुझे अब सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। तो सारे लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुम एक ही मिशन के साथ आई हुई थी और वो मिशन अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो योना थी वो इन सभी को बताती है कि वो चाहती है कि जो ब्लेड है वो उसका मास्टर बन जाए, क्योंकि वो बिना मास्टर के रह ही नहीं सकती है। जिसपे ब्लेड मना कर देता है। तो वो बताती है कि दरअसल जब से मैंने अपना मदर कनेक्शन खोया है तब से मेरे शरीर के अंदर एक काउंटडाउन बन रहा है, और अगर मैं उस काउंटडाउन में ही कोई अपना मास्टर नहीं खोज लेती तो मैं मारी जाऊंगी। इससे सारे लोग के बीच में थोड़ा पैनिक सिचुएशन आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लेड को ये थोड़ा फोर्सफुल महसूस होता है, इसलिए वो तैयार हो जाता है इसका मास्टर बनने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग योना को देखते हैं जिसने मेड के कपड़े पहन लिए थे और उसने मान लिया था कि अब वो ब्लेड की सर्वेंट बन चुकी है। जिसपे ब्लेड उसे बोलता है कि तुम जो चाहे वो कपड़े पहन सकती हो। उतनी देर में सोफिया जो थी वो वहाँ पे आ जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं योना ने उसकी पूरी तरीके से एकदम चीजें कॉपी कर ली थी, उसके बोलने का ढंग, उसके लड़ने का ढंग। तो कहीं ना कहीं योना को ये चीज इनसिक्योर कर रही थी। जिसपे जो ब्लेड था वो बोलता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो। लेकिन जो सोफी थी वो बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान हटा नहीं पाती है और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एकदम फाइट होने लग जाती है। ये दोनों ऐसी चीज से लड़ रहे थे कि आखिरकार ब्लेड किसको चुनेगा। उसी बीच में ये लोग ब्लेड का बहुत ही बुरी तरीके से एकदम पीछा करने लग जाते हैं। वो जब नहाता है तो ये दोनों उसको मिलकर नहलाती है। वो जब सोने जाता है तो ये दोनों साथ में उसके सोने के लिए तैयार रहती है, जिससे जो ब्लेड था वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उन दोनों को बोलता है तुम दोनों चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो दोनों यहीं पे रुकती है और फिर रात हो जाता है और ब्लेड आराम से सो चुका होता है और ये दोनों बैठी ही रहती है। इसी बीच में इन दोनों के बीच में बात होनी शुरू हो जाती है, जिसपे योना बताती है कि वो हमेशा से एकदम अकेली रही है, कोई भी उससे बातचीत करने नहीं आता था उस एरिया में। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लेड है वो बार बार आया करता था और कहीं ना कहीं वो मेरी चिंता भी किया करता था, इसलिए वो लगातार मुझसे फाइट करके मुझे इंटरटेन किया करता था। वहीं पे सोफिया भी अपनी स्टोरी सुनाती है कि किस तरीके से जो ब्लेड है वो उसका पहला फ्रेंड है। इसी बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बातचीत होना शुरू हो जाता है, जिससे इन दोनों की जो दोस्ती है वो भी बढ़ती है। ये सारी बातें जो ब्लेड था वो भी पीछे से सुन रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि अब इन दोनों की जो फाइट है वो खत्म हो जाएगी। फिर अगले दिन का सीन आ जाता है जहाँ पे जो सोफी थी वो योना से बहुत ही अच्छी दोस्ती कर चुकी थी और ये दोनों साथ ही में घूम रहे होते हैं। लेकिन जो ब्लेड था वहाँ आके बोलता है कि योना तुम्हारा जो टाइमर है वो अभी भी बंद नहीं हुआ है ना। तो योना इन सभी को सच्चाई बताती है कि हाँ, जब से जो ब्लेड है वो उसका मास्टर बना है तो उसका टाइमिंग स्लो तो हो गया लेकिन बंद नहीं हुआ है, इसलिए वो चाहती है कि उसके आखिरी समय में ये सारे लोग बहुत ही अच्छे से उसे ट्रीट करें। तो ये लोग उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और सारे लोग बहुत ही ज्यादा एकदम जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है सिर्फ और सिर्फ योना के कहने पे। जो लियोना थी वो बहुत ही ज्यादा इस सारी चीजों को एंजॉय कर रही होती है। पार्टी के बीच में कुछ लोग नोटिस करते हैं कि जो ब्लेड है वो गायब है, वो इस पार्टी में नहीं आया है। लेकिन समय बीत जाता है और अब योना के जाने का समय हो चुका होता है। जो सोफी थी उससे लास्ट टाइम हक करने के लिए आती है, लेकिन उनके सामने एक बैरियर आ जाता है। तो योना बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हमने जितना भी समय साथ में बिताया है ये बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा है मेरे लिए। इसी बातों बातों में जो रात थी वो बीतने लग जाती है और अब योना का आखिरी समय आने वाला होता है। लेकिन बीच में जो ब्लेड था वो जमीन चीरते हुए इन सभी के सामने आ जाता और बोलता है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। तो अर्नेस्ट उसका गिरबान पकड़ते हुए बोलती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम योना के आखिरी समय में भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो ब्लेड बताता है कि अरे तुम बेवकूफ हो क्या, मैं योना की मदर से बात करने के लिए गया था ताकि वो इससे दोबारा से कनेक्शन स्टेब्लिश कर ले और योना यहाँ हमारे बीच रहे। तो ये बात एकदम सच्ची निकलती है और योना की मदर ने उससे दोबारा से कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया था। इसका मतलब ये है कि अब योना जिंदा रहेगी। जिसके बाद सारे लोग बोलते हैं योना को कि वो जो अपनी रियल
फीलिंग्स है उसे अब एक्सप्रेस कर सकती है क्योंकि वो जिंदा रहने वाली है। तो रोते हुए सीधा ब्लेड को हक कर लेती है और बोलती है कि मैं काफी ज्यादा एकदम डर गई थी मरने से। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का दोबारा से सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि स्कूल के अंदर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया होता है जिसमें अलग अलग स्कूल के भी बच्चे आए हुए होते हैं। लेकिन सारा जो मजा था वो किरकिरा हो जाता है क्योंकि ब्लेड एक एक करके सारे बच्चों को हरा चुका होता है, जिसपे उसको कुछ लोग बोलते हैं कि तुम थोड़ा अपना जो पावर है उसे कम नहीं कर सकते, जिससे कुछ लोग को थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो। जिस पे ब्लेड बोलता है कि मैं ऐसा आखिरकार क्यों करूं। फिर जो लियोनार्ड था वो आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस ब्लेड के बच्चे को हरा दूंगा। लेकिन सारे लोग को उससे उम्मीदें नहीं थी, जिससे लियोनार्ड भी टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अगर मेरे लॉर्ड मेरे साथ हैं तो मैं इसे हरा सकता हूँ, और ये बोल के वो अटैक कर देता है ब्लेड के ऊपर। लेकिन ब्लेड बहुत ही ईजिली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे एक ही टपली में हरा देता है। जिसके बाद सारे जो ऑडियंस थी वो एकदम निराश होते हुए यहाँ से चली जाती है कि मुझे तो पता ही था ये लियोनार्ड कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे लियोनार्ड को और भी खराब लगता है। लेकिन ब्लेड उसे सहारा देता है और बोलता है कि चलो कड़ी खाने चलते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे जो लियोनार्ड था वो एक जगह बैठे हुए सोच रहा था मन में कि मैं आखिरकार सोच भी कैसे लिया कि मैं ब्लेड को हरा दूंगा। वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर है। मुझे कहीं ना कहीं अपने जितने भी हथियार हैं उन सभी को और भी अच्छी तरीके से पावर बढ़ाना होगा, तभी मैं कुछ ताकतवर बन सकता हूँ। और ये सोच के वो खुश हो जाता है। अगला दिन ऐसे ही कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है गार्डन में। तो उसी जगह जो मारिया रहती है वो आती है और वो बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्या कि बार बार तुम ब्लेड से हार जाते हो? मैं भी बहुत बार हारती हूँ और मुझे इस चीज से खराब लगता है। जो माओ है वो बोलती है कि कहीं ना कहीं उसका जो अंत है वो ब्लेड के द्वारा ही लिखा गया है। अगर हम दोनों साथ में मिल जाए तो हम ब्लेड को हरा सकते हैं। जिस पे जो लियोनार्ड था वो बोलता है कि तुम मुझे मोटिवेट कर रही हो क्या? जिस पे मारिया बोलती है कि नहीं, मैं मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। तो जो लियोनार्ड था उसके अंदर मारिया के बातों से कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ करके ब्लेड को हरा ही दूंगा, जिसे सुन के मारिया भी खुश हो जाती है। तो वहाँ पे चश्मे वाला लड़का भी आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग अगर ब्लेड को हराना चाहते हो तो तुम्हें हमारी दिमाग की जरूरत पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग जो भी ब्लेड को हराना चाहते थे उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग हेल्ड किया होता है जिसको लीड लियोनार्ड कर रहा होता है। और वो सारे लोग को बोलता है कि हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग ब्लेड को हरा सकें। तो वो इसी तरीके से टाइम पास कर रहा होता है। तो उसको मारिया बोलती है कि तुम ऐसे टाइम पास मत करो, जिससे उसे और भी ज्यादा एकदम खराब लगता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि किसी के पास कुछ प्लान है जिससे हम लोग ब्लेड को हरा सकते हैं। जिसपे कुछ लड़कियां आइडिया देती हैं कि हम लोग सोते सोते ब्लेड को जहर दे देंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो एकदम बुज़दिल की निशानी हुई। तो वो लोग बताती है कि हम लोग उस एंटिटी को ऐसे हरा भी नहीं सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड लेवल पे है। तो अर्नेस्ट बोलती है कि हमें बहुत सारे हथियारों से ब्लेड से लड़ना चाहिए, जिसको भी ये लोग अपोज कर देते हैं और बोलते हैं कि ये भी एकदम कायर वाली निशानी होगी कि वो निहत्था और हम बहुत सारे हथियारों से। तो लास्ट में लियोनार्ड बोलता है कि हम लोग अगर मिल जाएं तो हम लोग पक्का ब्लेड को हरा सकते हैं, जिस चीज पे ये लोग तैयार हो जाते हैं। और हम लोग अगला दिन अर्नेस्ट को देखते हैं जो कि लियोनार्ड के वेपन के साथ आ चुकी थी ब्लेड से लड़ने के लिए, और उसे चैलेंज करती है कि इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। लेकिन एज यूजुअल यहाँ पे अर्नेस्ट फिर से हार जाती है और बदले में जो लियोनार्ड का हथियार था वो भी टूट चुका होता है और वो रोए जा रहा होता है कि अर्नेस्ट ने यहाँ पे उसका हथियार तोड़ दिया। इसी तरीके से सारे लोग मिलके एक एक तरीके से इसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी जहर देके, कभी अपने अलग अलग वेपन्स का यूज करते हुए। फिर जो सोफी रहती है वो भी आती है ब्लेड से लड़ने के लिए और बोलती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन जो ब्लेड था उसे वो एक थप्पड़ में ही हरा देता है, जिसे सोफी बोलती है कि अगर ब्लेड खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और वो भी अपनी हार मान चुकी होती है। फिर हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लेड को हराने की नाकाम कोशिश करती है और ब्लेड तो उसे जरा सा एकदम भाव तक नहीं देता है, जिसपे क्लेयर भी बोलती है कि मुझे लगा ही था कि हम लोग ब्लेड को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। फिर कू की बारी आती है जो कि पीछे से अटैक करके ब्लेड को हराना चाह रही होती है, लेकिन एज यूजुअल जो ब्लेड था वो उसे बैठा देता है अपने बगल में और उसे बैठा के खाना खिलाने लग जाता है और बोलता है कि देखो ये करी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट है। अगले ट्राई में जो मारिया थी वो बहुत सारे डंबल्स को लेके आती है और सारे डंबल ब्लेड के ऊपर गिरा देती है, लेकिन जो ब्लेड था उन सभी को कैच कर लेता है। लास्ट में जो अर्नेस्ट थी वो हार मान के ब्लेड से जो स्टोन पेपर सीजर था वही खेलने लग जाती है, लेकिन उसमें भी जो ब्लेड था वो हर बार जीत जा रहा होता है, जिसे इरिटेट होते हुए अर्नेस्ट के हाथों में चोट भी लग जाती है और वो मेडिक के पास आती है और बोलती है चिल्लाते हुए कि आखिरकार यहाँ पे स्टोन पेपर सीजर में वो कैसे जीत जा रहा है, उसमें तो फिजिकल एबिलिटी भी नहीं लगती है। जिसपे जो मेडिक थी वो उसे और भी ज्यादा डिमोटिवेट करते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस रॉक पेपर सीजर में बहुत ही बेकार हो। अगले सीन में हम लोग टीम लेते हुए देखते हैं अर्नेस्ट और ब्लेड को, जहाँ पे अर्नेस्ट एकदम हार मान चुकी होती है क्योंकि उसे बहुत ही गर्मी लग रही होती है। दूसरे सीन में वो आइस बात ले रहे होते हैं जहाँ पे भी अर्नेस्ट हार मान लेती है ब्लेड से पहले ही। फिर हमें एक जगह पत्थर रख के इनके जांघों पे प्रैक्टिस करते हुए इन्हें दिखाया जाता है, जहाँ पे भी लियोनार्ड रोने लग जाता है ब्लेड से पहले। इसी के साथ ये लोग अलग अलग ट्राई से बहुत बार हार चुके थे, तो ये लोग फिर से मीटिंग रखते हैं जहाँ पे जो अर्नेस्ट थी बुरी तरीके से टूट चुकी थी बार बार ब्लेड से हार के। जिसपे बातों बातों में जो योना थी वो बोलती है कि एक बार ब्लेड मुझसे हारा है जब मैंने अपनी जिंदगी का दाव लगाया
था उसके सामने। तो ये सारे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन जो लियोनार्ड था वो बोलता है कि ये बहुत ही गलत होगा, हम लोग तो बेकार में उसका फायदा उठाएंगे। तो अर्नेस्ट उसे फोर्स करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एकदम दुखी हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन आ जाता है जहाँ पे हमें क्लास लेते हुए दिखाया दिया जाता है ब्लेड और अर्नेस्ट को, जिसमें जो ब्लेड था वो पूछता है कि बाकी सारे जो लड़के हैं वो आखिरकार कहाँ गए, जिसपे अर्नेस्ट बोलती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन उतनी देर में उसे क्लियर रोक लेती है और संभालते हुए मामले को बोलती है कि दरअसल वो लोग यहाँ से किसी काम से गए हैं। जिसपे ब्लेड उन्हें और भी सवाल पूछता है तो वो भी फंस जाती है, जिसपे तीसरी लड़की आके इस मामले को संभालती है। फिर इसी बातों के बीच में इस क्लास के अंदर बहुत सारे जो लोग रहते हैं, यानी कि 3 लोग, वो मास्क पहन के एंटर कर जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो टेररिस्ट हैं और यहाँ तबाही मचाने के लिए आए हैं। लेकिन ब्लेड को पता ही नहीं होता है कि टेररिस्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद वो जो तीनों रहते हैं वो जाके टीचर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं टीचर के कान में कि टीचर, हम लोग ये सारा जो काम है वो असल में ब्लेड को हराने के लिए कर रहे हैं, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। तो जो ब्लेड था वो इस चीज पे ध्यान नहीं देता है, जिसपे अर्नेस्ट उसे बोलती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, यहाँ पे जो हमारी मैम है वो मुसीबत में है, जाओ उनको जाके बचाओ। जो तीनों लड़के रहते हैं वो मैम को बोलते हैं कि आपको थोड़ा एक्ट करना चाहिए कि आप फंस चुकी हैं, जिसपे वो मैम बहुत ही ज्यादा सेडक्टिवली एक्ट करना शुरू करती है, जिसे देख के सारी लड़कियां बोलती हैं कि ये तो बहुत ही गलत बात है, मुझे यहाँ पे कैद में होना चाहिए था। और उन सभी के बीच में झड़प होने लग जाती है कि आखिरकार कौन कैद में रहेगा और किसे ब्लेड बचाएगा। इन सभी को इतना इरिटेट करते हुए देख के जो टीचर थी वो बोलती है कि तुम सभी अपना यूथ एंजॉय करो और मैं यहाँ से चली। जो ब्लेड था वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सारे लोग इतना ज्यादा एकदम बेवकूफी क्यों कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में जो अर्नेस्ट रहती है वही होस्टेज बन चुकी होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्लेड प्लीज मुझे जाके बचाओ। तो जो कू थी वो ब्लेड को बोलती है कि आप ग्रेटेस्ट हीरो की तरह उसको जाके बचाइए। लेकिन फिर भी जो ब्लेड था वो थोड़ा शक में था और वो देख रहा होता है कि सारी जो लड़कियां हैं वो एकदम होस्टेज की तरह एक्टिंग कर रही है। वो देखते हुए बोलता है कि लियोनार्ड, तुम सभी मिलकर ये सारे क्या बकवास कर रहे हो। तो लियोनार्ड समझ जाता है कि जो ब्लेड है वो शुरू से जान रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो लोग इरिटेट होते हुए अपना मास्क फेंक देते हैं जमीन में और बोलते हैं कि इतने एक्टिंग करने का क्या फायदा हुआ, और झुकते हुए ब्लेड से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि हम हार मानते हैं। जिसपे जो ब्लेड था वो बोलता है कि तुम लोग आखिरकार ये लोग बेवकूफी क्यों कर रहे थे। तो लियोनार्ड को ये मौका मिलता है और सोचता है मन में कि अभी भी मौका है। तो वो जाके अर्नेस्ट को और क्लेयर को पकड़ लेता है और उन्हें जकड़ते हुए बोलता है कि हम लोग इनके साथ ये सभी कर सकते हैं इसलिए। जिससे जो अर्नेस्ट थी वो क्लेयर के साथ मिलके उसे जोरदार मुक्का दे मारती है, जिसपे लास्टली जो लियोनार्ड था वो हार मानता है और बोलता है कि ब्लेड, दरअसल हम लोग यहाँ पे ये इसलिए कर रहे थे ताकि तुम यहाँ हमसे हार मान सको। जिसपे भी जो ब्लेड था वो तैयार नहीं होता है और बोलता है कि मैं नहीं हार मानूंगा। तो जो अर्नेस्ट थी वो लियोनार्ड के मिलके अपने आप को फिर से होस्टेज बनाती है, जिसपे भी जो ब्लेड था वो नहीं मानता है। तो ये सारे लोग इरिटेट होते हुए बोलते हैं कि अब हमें एक साथ इस पे हमला करना होगा। लेकिन फिर भी जो ब्लेड था वो एक ही बार में इन सभी को हरा देता है। इन सभी चीज को करके जो ब्लेड था वो बोलता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे आज सच में मजा आया है। फिर हमें दोबारा से इन सारे हारे हुए लोगों की मीटिंग दिखाई दी जाती है, जिसमें जो लियोनार्ड था वो खुश होते हुए बोलता है एकदम जोश में कि हम लोग को बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। लियोनार्ड को बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वो ब्लेड को हरा सकते हैं, जिसपे अर्नेस्ट भी बोलती है कि हाँ, मैं तब तक यहाँ हार नहीं मानूंगी जब तक मैं भीख नहीं मंगवा देती ब्लेड से कि वो हार मान जाए, मुझे इस पे मजा आएगा। तो लियोनार्ड मन में सोचता है कि ये कितनी ज्यादा क्रूअल है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के कैफेटेरिया में एक लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, जिसे देखते हुए ब्लेड अर्नेस्ट से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। जिसपे अर्नेस्ट उसे बताती है कि ये लड़की आज अपना बर्थ डेट बना रही है, जिस समय पे ये पैदा हुई थी। जिस चीज को सुनते भी जो ब्लेड था वो कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग सारे लड़कियों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो ब्लेड है उसको तो अपना जन्मदिन ही नहीं पता, लेकिन वो किसी तरीके से भी ब्लेड को वो सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि आज तक उसने अपना बर्थडे कभी भी नहीं बनाया। तो ये लोग फिर डिसाइड करते हैं जिस दिन से उन लोग को ब्लेड मिला है उसी डेट को ये लोग उसका बर्थडे मान लेंगे, और साथ ही साथ अगर ईयर कैलकुलेट करें तो उसकी ईयर होगी 17 साल। लेकिन फिर हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आखिरकार उसे गिफ्ट क्या दिया जाए। जिसपे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें उसे करी देनी चाहिए, क्योंकि उसे करी बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसपे जो किंग रहता है वो भी अचानक से आ जाता है इनकी बातों को सुन के और बोलता है कि हाँ, ये एकदम सही रहेगा, हम लोग एकदम लेजेंडरी कड़ी उसको खिलाएंगे। लेकिन फिर जो कुछ थे लोग वो अपोज करने लग जाते हैं ये बोल के कि करी तो डेली खाता है ब्लेड, तो इसमें क्या अंतर होगा। तो किंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे जो करी मैं उसे खिलाने वाला हूँ वो कोई ऑर्डिनरी करी नहीं होगी, वो एकदम लेजेंडरी कड़ी होगी जो कि एक रॉयल सी खा सकते हैं। इसी के साथ सीन बदल जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि जो किंग था वो सारे लोगों को बुला के रखा हुआ था। इनफैक्ट वो जो 2 फीनिक्स के बच्चे थे उन्हें भी बुला के रखा था। वहाँ ब्लेड पहुंचता है तो उसके सामने किंग एक बड़ा सा दीवार खोल देता है, जिसके अंदर एक अलग सी ही दुनिया लग रही होती है। उस दुनिया के अंदर एक ऐसा पेड़ होता है जो कि मिनरल से पूरी तरीके से रिच होता है। इस जगह में जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं तो जो किंग था वो अपने असिस्टेंट के द्वारा बुलवाता है कि ये जो जगह है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इस जगह के अंदर तुम लोग को बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंशिएंट टाइम के रेलिक्स मिलेंगे और साथ ही साथ मिनरल्स भी। लेकिन इस जगह पे तुम अगर आए हो तो तुम्हें एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तुम इस जगह से बाहर निकल पाओगे। जिसे सुन के सारे लोग थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और ये काफी ज्यादा हार्ड मिशन
एक्सप्लेनेशन भी होता है, क्योंकि इस दुनिया में एंशिएंट टाइप के जो डायनासोर थे वो भी प्रेजेंट थे। तो एज यूजुअल ब्लेड इसके लिए अपोज करता है कि हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, देखो बोल भी कौन रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों जो भी सारे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इस चीज से एनर्जेटिक लग रहे थे, इसलिए ब्लेड भी शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद हम लोग इन सारे लोगों को एक स्टोन एज लोगों की तरह रहते हुए देखते हैं, उन्हीं की तरह ये कपड़ा पहने हुए रहते हैं और साथ ही साथ कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। फिर शाम हो जाती है और ये जो सारे लोग थे वो हंटिंग के लिए भी जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जो डायनासोर था उसको पकड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें जो माओ थी वो बहुत ही ज्यादा इन लोग का सपोर्ट करती है और अपनी ताकत से उसे हरा देती है। फिर खुश होते हुए सारे जो लोग थे वो कैंप में उस मारे हुए डायनासोर को लेके आ जाते हैं और बताते हैं कि ये डायनासोर आज का हमारा खाना होने वाला है। इसी तरीके से सारे जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और ब्लेड देख रहा होता है कि सभी लोग खुश हैं, तो वो भी थोड़ा खुश फील करने लगता है। सभी लोगों ने अपना अपना टास्क बांट लिया होता है, इसलिए जो ब्लेड था वो रिलैक्स होते हुए अपना जो हॉट वाटर बाथ था वो लेने के लिए चला जाता है, जहाँ उसी समय जो अर्नेस्ट रहती है वो भी आ जाती है। वहाँ पहुंच के बाद जो अर्नेस्ट रहती है वो बोलती है ब्लेड को कि प्लीज तुम मुड़ के यहाँ पे मत देखना, जिसपे ब्लेड बोलता है कि ठीक है मैं नहीं देखूंगा। फिर अर्नेस्ट बातों बातों में पूछती है ब्लेड से कि आखिरकार मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो ब्लेड याद करते हुए उसे बताता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि मेरे बचपन में मैंने लगातार बहुत समय तक एक वॉर लड़ी थी, जिसपे अर्नेस्ट थोड़ा चिंता दिखाती है और बोलती है ये तो बहुत ही टफ रहा होगा ना। तो ब्लेड बोलता है कि नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं था और वैसे भी ये मेरे सर्वाइवल के लिए था, क्योंकि कमजोर लोग वैसे ही मार दिए जाते हैं। इस चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी उसे बुरा फील होता है ब्लेड के बचपन के लिए, क्योंकि उसने कभी भी शांति भरा एकदम बचपन देखा ही नहीं है। फिर वो नोटिस करती है कि ब्लेड के शरीर में बहुत सारे जो निशान बने हुए हैं जंग के, तो उन्हें टच करने लगती है कि उतनी देर में जो क्लेयर थी वो वहाँ आती है और कूदते हुए अर्नेस्ट को दूर कर देती है कि तुम इससे ज्यादा पास मत जाना। तो अर्नेस्ट शर्मा जाती है ये बोलते हुए कि क्या तुम सभी लोग ये चीज देख रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे जो बच्चे थे वो अब सामने आ चुके होते हैं किंग के, जहाँ पे जो किंग था वो इन सभी को एड्रेस करते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे सोच से भी ज्यादा एकदम अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब यहाँ फाइनल शोडाउन स्टार्ट होता है। इसके बाद वो बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स थे उन सभी का पैम्पलेट्स इन सभी के बीच में बांट देता है और इन्हें बोलता है कि तुम सभी इन सभी को हंट करके लेके आओ। तो जो ब्लेड था वो फिर भी इस चीज से चिंता कर रहा होता है कि सारे लोग किस तरीके से एक चीज करेंगे, लेकिन वो देखता है कि सारे लोग जो है वो अभी भी फायर्ड अप हैं और उनके अंदर जोश भरा हुआ है, तो वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर फाइनली सारे लोग हंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें एक कैबेज मॉन्स्टर को हंट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि देखने में तो बहुत ही घिनौना और डरावना लग रहा था, लेकिन इजीली ये सारे लोग उसे हरा देते हैं। जो ब्लेड था वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि ये लोग इतना आखिरकार एक्साइटेड क्यों हैं, कि ये लोग इतना मन लगा के इन सभी से लड़ पा रहे हैं। फिर इस मॉन्स्टर को हराने के बाद ये सारे लोग भुट्टे वाले मॉन्स्टर को हराने के लिए भुट्टे के खेत में चले जाते हैं, जिसको देखने के बाद जो ब्लेड था वो बोलता है कि मैं तो इसे चुटकियों में हरा दूंगा। लेकिन सोफिया उसे बोलती है कि ये एक बॉक्सिंग मॉन्स्टर है, तो इसे अगर तुम तलवार से हरा दोगे तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए तुम्हें इसे बॉक्सिंग में हराना होगा। और ये बोल के वो उसे बॉक्सिंग ग्लव पहना देती है। जो ब्लेड था वो बोलता है कि आखिरकार यार तुम लोग मेरे से क्या क्या करवा रहे हो। उतनी देर में जो वो भुट्टा वाला मॉन्स्टर था वो रख के एक मुक्का दे देता है ब्लेड को, जिससे ब्लेड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर बैक एंड फोर्थ इनके बीच में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन लास्टली एज यूजुअल ब्लेड जीत जाता है। इसी के साथ एक एक करके ये लोग चिली मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं, साथ ही साथ सनफ्लावर मॉन्स्टर को भी। फिर नेक्स्ट स्टेज में ये लोग कैरेट मॉन्स्टर को हराने के लिए जाते हैं। तो जो ब्लेड था वो तेजी से जाके उस कैरेट को उखाड़ने लगता है, लेकिन वो कैरेट बहुत ही ज्यादा एकदम पंजेंट सी आवाज निकालना शुरू कर देता है, जिससे सारे लोग के कान के पर्दे फटने लगते हैं। तो इन लोग को पता चलता है कि ये जो कैरेट मॉन्स्टर है इसको अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे निकालने जाएं तो ये अपने सेल्फ डिफेंस में यही आवाज निकालता है। तो जो आयोना थी वो आगे आती है और बोलती है क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ तो मेरे कान को कोई भी डैमेज नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद आयोना सारे के सारे कैरेट मॉन्स्टर को हरा के यहाँ पे आ चुकी होती है और सारे लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। फिर इसके साथ ये लोग का जो दिन था वो खत्म हो जाता है और शाम के समय जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सारे लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं और ब्लेड सोच रहा होता है मन में अभी भी कि आखिरकार ये लोग क्यों इतना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी थोड़ा बहुत मजा आ रहा है। जो अर्नेस्ट थी उसे बोलती है कि तुम कुछ समय रुक जाओ, बस तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हमें किंग दिखाया जाता है जो कि खुश हो रहा था मन ही मन में, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल गए थे। और फिर वो इन सभी को बोलता है कि चलो अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें उसी पेड़ के पास लेके जाऊं। फिर अगले दिन में ये सारे लोग उसी लेजेंडरी पेड़ के सामने आ जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे रिच मिनरल्स भरे हुए होते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस पेड़ को बचाने के लिए वहाँ एक बहुत ही बड़ा सुअर वाला मॉन्स्टर आ जाता है। जो सोफी थी वो इसे देख के बताती है कि ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और सारे बीस्ट का किंग है और इसका जो स्वाद है वो भी सच में बहुत ही अच्छा है। फिर किंग ऐलान करता है कि ये मिशन तुम्हारा आखिरी मिशन हो सकता है, इसलिए अच्छे से लड़ना। फिर जो ब्लेड था वो आगे आ जाता है और बोलता है कि मैं इसे चुटकियों में हरा दूंगा, लेकिन पता नहीं अचानक से उसी मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक होता है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। ये लोग पता करते हैं कि आखिरकार वो किसने किया, तो देखते हैं कि पीछे
उस मॉन्स्टर से 3 गुना साइज का बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका था। और जो किंग था वो इन सभी को बताता है कि जो मॉन्स्टर तुम लोग देख रहे हो असल में यही किंग है, और पिछले किंग को इसने ही मारा है, तो तुम लोग बदला ले सकते हो। तो सारे लोग थोड़ा सोचने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा जाइंट मॉन्स्टर है, इसे हम लोग कैसे हराएंगे। और ब्लेड भी सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी जो अर्नेस्ट थी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड थी और सारे लोग को भी मोटिवेट कर देती है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट अपना जो बीस्ट रूप था उसमें तब्दील हो जाती है और इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम अपना एफर्ट लगाते हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। अर्नेस्ट, कू और माओ जो रहती है वो भी अपना पूरा दम लगा चुकी थी, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। एक जगह पे वो मॉन्स्टर अर्नेस्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा एकदम बीम फायर करने वाला होता है, जिससे अर्नेस्ट का वही गेम बच जाता, लेकिन समय रहते ही एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है उसके ऊपर, जिससे अर्नेस्ट की जान बच जाती है। जो ब्लेड था इस सभी चीज को देख के बोलता है कि मैं अपने 15% पावर से इसे नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए माओ मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर इसे लड़। तो जो माओ थी वो बोलती है कि हमें अपनी एनर्जी शेयर करनी पड़ेगी और ये मैं अच्छे तरीके से तुम्हें किस करके कर पाऊंगी। तो फिर इन दोनों का चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाता है, जिससे माओ एनर्जेटिक हो जाती है और बोलती है कि अब हम लोग ये लड़ सकते हैं। पीछे से जो अर्नेस्ट ये देख के चिढ़ जाती है और बोलती है कि तुम सभी का नाटक खत्म हो गया हो, तो हम लोग मॉन्स्टर को हरा ले। इसी के बाद ये जो दोनों रहते हैं वो अपनी ताकत को मर्ज करना शुरू कर देते हैं और एक इतना बड़ा तलवार को बनाते हैं जिससे ये मॉन्स्टर बच नहीं पाता है, और बीच में से ये दोनों मिलके उसे स्लाइस कर देते हैं। इसी के साथ ये सारे लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनल बॉस को हरा दिया होता है। लेकिन इतना एनर्जी यूज करने की वजह से ब्लेड एग्जॉस्ट हो चुका होता है और उसकी आंख सीधा मेडिक के सामने खुलती है, जहाँ पे मेडिक उसे खुशखबरी सुनाती है कि अब वो अपना 15% एनर्जी के आगे 3% और यूज कर सकता है, यानी 18%। तो वो पूछता है इसकी वजह, तो वो बताती है कि तुमने अभी बहुत ही अच्छा डाइट को फॉलो किया है इसी वजह से। फिर ब्लेड अपना जो कैफेटेरिया रहता है वहाँ आना शुरू कर देता है, जहाँ पे जैसे ही वो एंटर करता है तो देखता है कि सारे लोग उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। फिर अर्नेस्ट उसके पास आके बोलती है कि आज तुम 17th ईयर के कंप्लीट हो गए हो, यानी मेरे ही एज के, और कू भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इन सारे अरेंजमेंट्स को देख के जो ब्लेड था वो पूछता है अर्नेस्ट से कि आखिरकार तुम सभी ने ये चीज क्यों किया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तो अपना बर्थडे खुद नहीं पता, तो तुम लोग ऐसा चीज मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तो सारे लोग जो रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि अरे तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमने जो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है तुम उसको देखो। फिर सारे लोग जो कड़ी उसके लिए बनाए हुए थे वो उसके सामने खोल देते हैं, जिसे देख के जो ब्लेड था वो भी शॉक्ड होता है और बोलता है कि ये इतनी जाइंट सी कड़ी कैसे बनी है। तो किंग उसको बोलता है कि इतने दिन से जो हम लोग हंटिंग कर रहे थे वो इसी खाने को बनाने के लिए था, और इसे टेस्ट करो और मुझे बताओ कि ये कैसा है। फिर जो ब्लेड था उसको जैसे ही टेस्ट करता है तो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज हो जाता है और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि लड़के रो नहीं सकते, इसलिए मैं रोऊंगा नहीं। तो किंग बोलता है कि किसने कहा कि लड़के नहीं रो सकते, मैं तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर देता हूँ कि तुम रो। जिसके बाद ब्लेड बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट कड़ी कभी भी नहीं खाई है। तो सारे लोग उसे कंसोल करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ बहुत ही अच्छा एकदम बर्थडे मनाया जाता है ब्लेड का। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड के साथ कुछ लड़के उसकी जो ड्रैगन विंड वाली टेक्निक थी उसे सीख रहे होते हैं, जिसमें वो लोग थोड़े बहुत सफल हो रहे होते हैं, लेकिन फुल पावर से वो लोग उस टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ब्लेड उन्हें बोलता है कि तुम लोग अगर लगातार प्रैक्टिस करो तो इसमें मास्टर कर सकते हो। उतनी देर में वहाँ पे जो सोफिया रहती है वो आ जाती है, जिसपे वो लड़के उसे बोलते हैं कि सोफिया क्या तुम भी सीखना चाहती हो ये टेक्निक, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है। तो जो सोफिया थी एज यूजुअल उसे तो हीरो की सारी टेक्निक आती थी, तो उनके सामने ही वो टेक्निक यूज कर देती है, जिससे उनकी चड्डी फट के रह जाती है। तो ये लोग भी डर जाते हैं कि सोफिया इतने ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से कैसे यूज कर पा रही है इस चीज को। लेकिन अचानक से क्या होता है कि यहाँ एक और सोफिया आ जाती है और वो सीधा ब्लेड के ऊपर हमला करने वाली होती है। तो जो अपनी सोफिया है वो बीच में आती है और उस लड़की को तेजी से भगा देती है। जो ब्लेड था वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार यहाँ पे एक और सोफिया कहाँ से आ गई। हमें फिर वही सोफिया दिखाई जाती है जो कि एक अनजान से घर के पास आके रुक चुकी होती है, और वो जैसे ही उस कमरे में घुसती है तो उसकी जैसी और भी बहुत सारी सोफी हमें देखने को मिलती है। कुछ सोफी जो रहती है वो थोड़ी आलसी टाइप की रहती है, कुछ उदास टाइप की, कुछ ओवर एक्साइटेड। और ये सारे लोग यही पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया या नहीं, जिसपे वो सोफी बताती है कि दरअसल यहाँ पे मैंने आज अपना जो मिशन था उसे थोड़ा बहुत ही कंप्लीट किया है। इसके बाद ये जो सोफी रहती है वो आपस में किस करने लग जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये किस टाइप का एकदम मेल मिलाप इनके बीच में हो रहा है। इसी बीच में हमें ये भी पता चलता है कि जो सोफी है ये सारी ये आपस में अपने माइंड्स को शेयर भी करती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि आखिरकार ये सोफी क्या गुल खिला के आई है। दूसरी तरफ जो ओरिजिनल हमारी सोफी थी वो सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। फिर हमें एज यूजुअल यहाँ पे जो ब्लेड था वो स्कूल में एंजॉय करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फेक सोफी थी उसके सामने आ जाती है और वो उसे बोलती है असली सोफी बनके कि क्या मैं तुम्हारे साथ लड़ सकती हूँ और क्या तुम मुझे बच्चा पैदा करना सिखाओगे। जिसपे अर्नेस्ट और बाकी सभी बोलती है कि तुम इतना फ्लुएंटली इसके सामने ये सब चीज नहीं बोल सकती। तो जो ब्लेड था एकदम बेवकूफ लड़का वो बोलता है अच्छा तुम मुझसे लड़ना चाहती हो क्या। तो उसके सामने वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है,
और इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है, लेकिन सोफी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो बोलती है ब्लेड को कि तुम यार मुझे मारने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा कैसे। तो ब्लेड बोलता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे। इन दोनों के बीच में इस तरीके से बात को देख के जो अर्नेस्ट थी वो जेलस फील कर रही होती है। फिर बात कुछ और आगे बढ़ती कि उतनी देर में यहाँ ओरिजिनल सोफी आ जाती है और बोलती है कि ब्लेड मैं तुम्हें बचाऊंगी, और फिर मार के उस नकली सोफी को यहाँ से दूर भगा देती है, जिसपे वो सोफी बोलते हुए जाती है कि हम सभी दोबारा जरूर आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को आपस में बात करते हुए देखते हैं खाते हुए, जहाँ पे ये लोग यही चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये सारी जो सोफी है वो सेम ही दिखती हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहनें हैं। तो अर्नेस्ट सजेस्ट करती है कि क्या हमें भी इन्हें स्कूल में एडमिशन दिला देना चाहिए, जिसपे बाकी लड़कियां बोलती है कि तुम एकदम ब्लेड की तरह सोचती हो। इन सभी के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है इसी चीज को लेके कि हमें उन्हें एडमिशन दिलाना चाहिए या फिर नहीं, जिसपे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वो डेंजरस लगती है क्योंकि वो ब्लेड को मारना चाहती है। तो अर्नेस्ट बोलती है कि मैं भी जब ब्लेड से लड़ती हूँ तो मैं भी उसे मारना चाहती हूँ। एक एक करके सारे लोग बोलने लगते हैं कि हाँ, हम जब भी ब्लेड से लड़ते हैं तो उसे मारने के इंटेंशन से ही लड़ते हैं। तो इन सभी को इस तरीके से बहस करते हुए देख के ब्लेड शांत करवा देता है अर्नेस्ट को, जिससे अर्नेस्ट खुश होती है कि ब्लेड उसे शांत करवा रहा है। फिर इसके बाद एक जो लड़की रहती है क्लेयर, वो बोलती है अर्नेस्ट को कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, यहाँ पे मैं वो हम लोग जैसे मारना चाहते हैं ब्लेड को उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ, मैं असासिन वाली बात कर रही हूँ, यानी कि जान से मारना। तो अर्नेस्ट भी सीरियस हो जाती है इस चीज से और कू ब्लेड से बोलती है कि क्या आपको कोई मारना चाहता है, जिसपे ब्लेड मन में सोचता है कि यार मुझे मार कोई सकता तो नहीं है, तो ये आखिरकार है कौन। जिसपे फिर सोफी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग को वही सारी सोफीज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग आपस में प्लान बना रही होती है कि किस तरीके से वो ब्लेड को मार सकती हैं। फिर हमें इन सभी का एक अंधेरे में बॉस भी दिखाया जाता है, जो कि इन सभी को याद दिलाता है कि इन सभी का मिशन है असल में हीरो को खत्म करना। फिर रात हो चुकी होती है और ब्लेड आराम से सो रहा होता है, तो उसे चेक करने के लिए जो सोफी थी वो देखने के लिए आती है, और उसी समय वहाँ जो आयोना थी वो भी थी। तो वो रियलाइज करती है कि सोफी है, तो बोलती है कि तुम छुप छुपा के क्यों आई हो। तो सोफी बोलती है कि बस ऐसे ही, और ये बोल के यहाँ से बाहर निकल जाती है। और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जो असासिन सोफी थी वो इंतजार कर रही होती है ब्लेड को मारने का, जिसपे सोफी उसे बोलती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। जिसपे वो बोलती है कि तुम अपना मिशन छोड़ दियो, तुम याद नहीं है क्या कि हमें आखिरकार बनाया किस लिए गया था। तो हमारी ओरिजिनल सोफी बोलती है कि तुम भूल रही हो क्या कि मैं तुम सभी में सबसे एडवांस फॉर्म हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे भी हमारी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम है, और अगर तुम ब्लेड को मारना चाहती हो तो उससे पहले मुझसे भिड़ना होगा तुम्हें। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लड़ाई में ही जो हमारी सोफी थी वो ओवर पावर कर देती है दूसरी सोफी को, लेकिन उसे खत्म करने से पहले वो कुछ सोच के रुक जाती है, जिसे देख के वो सोफी बोलती है कि मुझे पता ही था कि तुम अभी तक अपना जो मकसद है वो नहीं भूली हो। फिर सुबह हो जाती है और इसी तरीके से अलग अलग जो सोफीज थी वो डेली मारने का कोशिश करती हैं ब्लेड को, जिसपे ये लोग मजा लेने के लिए एक सोफी के साथ उसे VR वर्ल्ड में डाल देते हैं, जिसके अंदर वो ब्लेड को मार भी देती है। लेकिन ब्लेड खुश होता है इस चीज को सोच के कि वो जो लड़कियां हैं वो बेवकूफ बन रही है। जैसे ही उस लड़की को रियलाइज होता है कि वो बेवकूफ बना दी गई है और असल में उसने ब्लेड को नहीं मारा है, तो वो भी गुस्सा हो जाती है। लेकिन ब्लेड को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एकदम इंजॉयमेंट वाली लग रही थी और वो इस लड़की को बहुत ही ज्यादा भगा रहा होता है। जो नकली सोफी थी वो पीछा करते हुए सारा का सारा जो अकेडमी था उसे तोड़ते हुए आ रही होती है, जिसपे आयोना भी बोलती है कि वो पीछे आते हुए हमारे 30% जो एरिया है वो तबाह कर चुकी है। ये सच में बहुत ही ज्यादा खराब है, अगर वो थोड़ा और तबाही मचा देती है तो पूरी की पूरा जो स्कूल है वो टूट जाएगा। पीछे जो सोफी थी वो और भी ज्यादा एकदम गुस्से में थी और बोल रही होती है ब्लेड को कि तुमने आखिरकार हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कैसे की। एक साथ जो दो नकली सोफी थी वो ब्लेड के पीछे पड़ चुकी होती है और उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ब्लेड जान बचा के एकदम तेजी से भाग रहा होता है। लेकिन आगे कुछ सारे जो लोग थे मैजिक एकेडमी के वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि किसी भी तरीके से ब्लेड को उन्हें बचाना है, और उनको लीड कर रही होती है अर्नेस्ट, और वो बोलती है कि हम लोग को तैयार रहना है, जल्दी वो नकली सोफीज आएंगी और हमें उन्हें तबाह कर देना है। उतने देर में जो ब्लेड और आयोना थे वो पीछे से अपने जो 2 नकली सोफीज थी उन सभी को लेके आ चुके थे। वो इन सभी को बोलते हैं कि जल्द से जल्द उन पे हमला करो। तो सिग्नल मिलते ही ये सारे लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो बहुत ही बड़ा एकदम धमाका होता है, लेकिन इससे उन सारी सोफीज का कुछ भी नहीं होता है और बदले में वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। फिर जो अर्नेस्ट थी वो अपने फ्लेम वाली एबिलिटी का यूज करती है और उससे एक सोफी को दूर फेंक देती है, लेकिन दूसरी सोफी उसके ऊपर पंच लगाने ही वाली होती है कि ब्लेड बीच में आके अपनी मैजिक से उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद अर्नेस्ट उसे पूछती है कि तुम्हें मैजिक करना आता है, तो ब्लेड बताता है कि हाँ थोड़ा बहुत। फिर जो इयोना थी वो इन सभी को बताती है कि अगर ये दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगी तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी, हमें पहले इन्हें अलग अलग करना होगा। दूसरी तरफ ये जो दोनों सोफी थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और अब इन दोनों ने अपना जो पावर था उसको मर्ज करते हुए ग्रेट हीरो की ब्लैक होल टेक्निक को यूज कर दिया होता है, जिससे यहाँ पे एक ब्लैक होल आ चुका होता है। जो अर्नेस्ट थी वो इन सभी को बोलती है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये सारा जो ब्लैक होल है वो एक एक चीज को अपने अंदर संभालेगा। फिर जो ब्लेड था वो बोलता
बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें बस इस जगह को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। और फिर जो लोग अंदर कूदने वाले होते हैं, यानी कि ब्लैक होल उन्हें खींच रहा होता है, उन सभी को ब्लेड बचा रहा होता है। ये सारी चीजें खराब हो ही रही थी कि उतनी देर में जो ओरिजिनल सोफी थी वो आ जाती है और वो अपनी ग्रेट हीरो की पावर को यूज करते हुए उस सारे ब्लैक होल को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देती है और समय रहते ही वो सारे ब्लैक होल को गायब कर देती है। इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरती कि ब्लेड उसे कैच कर लेता है और बोलता है कि तुमने आज सच में बहुत ही ज्यादा हमारी हेल्प की है। एट दी एंड तुमने हमारे पूरे स्कूल को बचाया है। फिर सामने जो सारी 5 नकली सोफी थी वो आ चुकी होती है और वो अपनी 2 घायल साथियों को उठाती हैं और बोलती हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, और ये बोल के वो यहाँ से चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सोफी को देखते हैं जो कि आराम कर रही होती है हॉस्पिटल में लेटे हुए। उसके बगल में जो ब्लेड था वो इंतजार कर रहा होता है और बोलता है कि सोफी फाइनली तुम यहाँ पे उठ गई, और फिर उसे एप्पल ऑफर करता है जिससे उसे अच्छा फील हो। उस सेब को खाते हुए सोफी बोलती है कि क्या सभी लोग ठीक है, जिस पे ब्लेड बोलता है कि तुम्हें अपनी चिंता करना चाहिए, वैसे भी सारे लोग की तुमने जान बचा ली थी। फिर जो ब्लेड था वो बोलता है कि अब मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे वो सारी लड़कियां क्यों आ रही हैं। जिस पे जो सोफी थी वो बताना शुरू करती है कि दरअसल वो भी सारी जो लड़कियां हैं वो मेरे साथ ही मैन्युफैक्चर की गई थी। उन लोग का जो मिशन था वो असल में था ग्रेट हीरो की पावर को ओवरकम करने का। उन लोग का जो फुल मैनिपुलेशन था वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरा जब फुल मैनिपुलेशन कंप्लीट होता है कि उतने देर में जो किंग थे उन्होंने मुझे रेस्क्यू कर लिया था, इसलिए मैं अभी तक होश में हूँ और उन लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो लोग क्या कर रही है। उन लोग का बस एक ही मिशन है, ब्लेड को मारना। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें उन सभी से प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। जिसपे ब्लेड बोलता है कि मैं आज देख लिया हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा केपेबल हो। फिर सोफी बोलती है कि तुम्हें उन सभी से बच के रहना चाहिए क्योंकि वो लोग मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लेड बोलता है कि हमने तो डिसाइड किया था कि हम लोग भी उन्हें हमारे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और साथ में फन करेंगे। जिसपे सोफी बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि उनके जिंदगी का वन एंड ऑल मिशन यही है कि वो तुम्हें मारे। इन सभी चीज को कह के जो सोफी थी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि ये सारी जो गलती है वो मेरी वजह से हो रही है, ये सारी चीजें मेरे साथ होनी चाहिए थी, लेकिन फालतू में तुम सभी यहाँ पे पिस रहे हो। जिसपे ब्लेड उसे शांत करवाता है और बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और उसे हक करते हुए कंसोल करता है। फिर रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेड था वो सोफी के बगल में ही बैठे बैठे सो गया था, लेकिन जो सोफी थी वो अपने बेड से उठ चुकी थी और मुझे लगता है कि वो मिशन करने के लिए चली गई है, यानी कि ब्लेड को बचाने के लिए। अगले सीन में हम लोग सारे लोगों को देखते हैं जो कि सामने खड़े होते हैं किंग के, और वो किंग को डांट रहे होते हैं क्योंकि किंग ने दरअसल यहाँ पे सोफी का जो टर्मिनेशन सर्टिफिकेट था उसको पास कर दिया होता है और अर्नेस्ट इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा दिख रही होती है। जिसपे किंग बोलता है कि देखिए ये जो हमारा स्कूल है वहाँ पे हम लोग हीरोज बनाने के लिए ट्रेन करते हैं लोगों को, और इस स्कूल में कोई भी अपनी मर्जी से एडमिशन ले सकता है और साथ ही साथ अपनी मर्जी से यहाँ से जा भी सकता है, इसलिए मैं उसे नहीं रोक सकता। फिर भी जो अर्नेस्ट थी वो किंग के ऊपर चढ़े जा रही थी, तो फिर जो ब्लेड था वो बोलता है अर्नेस्ट को कि तुम देखो यहाँ पे किंग भी जो है वो भी उदास है, इसी वजह से हमें उन्हें भी नहीं टोकना चाहिए। जिसपे जो अर्नेस्ट थी वो भी किंग का मुंह देख के शांत हो जाती है और फिर उसके बाद ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाके सोफी को बचा के लाएंगे। तो जो किंग था वो इन सभी को इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि तुम सभी को नहीं लगता कि यहाँ पे जो सोफी है वो शुरू से तुम सभी को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि तुम सभी के भी हाथ गंदे हों। कहीं ना कहीं उसे पता है कि आखिरकार उसे किस तरीके से अपनी उन सारी बहनों को रोकना है। मेरे हिसाब से तुम सभी को सोफी की जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन इस चीज पे ये लोग तैयार नहीं होते हैं और हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं कि जो ब्लेड था वो निकल चुका होता है सोफी को ढूंढने के लिए और साथ में उसके जो इयोना रहती है वो भी रहती है। उतनी देर में वहाँ जो माओ थी वो भी आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरे बिना यहाँ से जाने वाले हो। फिर ये सारे लोग यहाँ से जाना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से लोग देखते हैं कि आगे इनका और भी लोग वेट कर रहे हैं और ये दरअसल अर्निश के साथ साथ और भी बाकी सारे लोग थे जो कि इन सभी को ज्वाइन कर चुके थे। फिर इन सभी लोगों ने प्लान बना लिया था कि वो दरअसल यहाँ सोफी को बचा के रहेंगे। दूसरे सीन में हम लोग सोफी को देखते हैं जो कि पहुंच चुकी होती है अपनी बहनों के हाइड आउट पे, लेकिन वो जगह पूरी तरीके से तहस नहस होती है, इसलिए उस जगह से वो दूसरी जगह जाना शुरू कर देती है। तो ऊपर से जो अर्नेस्ट थी वो भी उसे नोटिस कर लेती है और सारे लोगों को रिपोर्ट दे देती है कि आखिरकार सोफी कहाँ पे है। फिर जो अर्नेस्ट थी वो सोफी के सामने आ जाती है और बोलती है कि सोफी तुम यहाँ पे अकेले ये सारी मुसीबत को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। इस सारे चीज को सुन के जो सोफी थी वो बोलती है कि तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि आखिरकार मेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं जो कि सोफी के साथ एक जगह पे आ चुके होते हैं। वहाँ पे सोफी इन सारे लोगों को बताती है कि दरअसल यहाँ पे कुछ समय पहले हमारे जैसे बहुत सारे जो लड़कियां थी उन सभी को ट्रेन किया जा रहा था और एक प्रोग्राम के तहत हमें इतना पावरफुल बनाया गया था कि हम ग्रेट हीरो की पावर को इमिटेट कर सके। साथ ही साथ हमारा जो मिशन था वो ये भी था कि हम ग्रेट हीरो को खत्म कर सके। तो सारी जो लड़कियां रहती है अर्नेस्ट के साथ वो ये मन में सोचने लगती हैं कि आखिरकार ये जो सोफी की बहनें हैं उन सभी का मिशन ग्रेट हीरो को हराने का था, तो वो ब्लेड के पीछे क्यों पड़ी हुई है। जिसपे ब्लेड भी थोड़ा पैनिक में आ जाता है, लेकिन फिर ये बेवकूफ अर्नेस्ट मन में सोचती है और बोलती है कि अच्छा वो लोग ग्रेट हीरो को मारने से पहले एक सुपर ह्यूमन को मारना चाहते हैं, क्योंकि
ब्लेड एकदम सुपर ह्यूमन जैसा ही है, जिससे जो सोफी थी वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है मन में सोच के कि ये सच में बहुत ही बेवकूफ है, इन लोगों को इतना भी डायरेक्टली समझ में नहीं आया। साथ ही साथ ब्लेड भी चैन की सांस लेता है। फिर जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है सोफी को कि सोफी, हम तुम्हें कभी भी अलग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले मैं भी तुम्हारी तरह एकदम चिड़चिड़ी हुआ करती थी। जिस पे जो ब्लेड था वो भी हाँ कहता है तो अर्नेस्ट थोड़ा चिढ़ जाती है। फिर अर्नेस्ट बोलती है कि जब से ब्लेड ने मुझे चेंज किया है तब से मेरी जिंदगी भी बदल चुकी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी वो मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ हम तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारी उन सारी बहनों को खत्म कर देंगे। जिस पे ब्लेड इस चीज पे ना कहता है और बोलता है कि उन सभी बहनों में भी जान है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग अपना मिशन अबॉर्ट कर दे और साथ ही साथ वो भी सोफी की तरह नॉर्मल जिंदगी जिए। जिस पे सोफी मना करती है और बोलती है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, उन सभी का जो ब्रेन है वो अच्छी तरीके से एकदम मैनिपुलेट किया जा चुका है, तो वो अपने मिशन से बिल्कुल भी नहीं भटकेंगी। फिर दूसरे सीन में हम लोग इन सारी सोफी की जो बहनें थी उन सभी को दूसरे हाइड आउट में देखते हैं, जहाँ पे दो बहनें जो घायल हो गई थी उन्हें रेस्ट करवाया जा रहा होता है। इनका जो बॉस रहता है वो इन सभी को बोलता है कि तुम सभी को अभी भी भूलना नहीं है कि तुम्हारा मिशन क्या है, इसलिए तुम्हें वहीं जाना चाहिए। फिर अचानक से इन सभी को एक लेटर मिलता है जो कि सारे जो लोग थे उन्होंने लिखा होता है, और ये लोग बहुत ही अजीब लैंग्वेज में चिढ़ाते हुए इन सभी को चैलेंज करते हैं कि अगर दम है तो आके ब्लेड से लड़ो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि स्कूल के ग्राउंड में तैयार होता है उन सारी सोफियों से लड़ने के लिए। सारे लोग सोच रहे होते हैं मन में कि क्या सोफी यहाँ पे आएगी, जिस पे सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन सोफी को भरोसा होता है कि वो सारे लोग आएंगे। और फिर ऐसा ही होता है, सारी जितनी भी सोफी की बहनें थी वो यहाँ पहुंच चुकी होती है और बोलती है कि हमें इतना बकवास से लेटर लिख के बुलाने के लिए शुक्रिया, अब हम तुम्हारा गेम यहीं पे बजा देंगे। जिस पे ब्लेड बोलता है कि तुम ये चीज कर पाओगे तभी ना। और फिर कान में ब्लेड को जो एल्जा रहता है वो बता रहा होता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन सभी का किसी तरीके से एनर्जी को डाउन करना है। इसके बाद हम सभी इन सभी के जो बॉस है उन सभी को पकड़ लेंगे। जो इनके बीच की फाइट रहती है वो भी चालू हो चुकी होती है और सारी जो सोफीज थी वो थोड़ा ब्लेड के ऊपर हावी हो रही थी, क्योंकि ब्लेड अपना फुल पोटेंशियल से इन पे लड़ नहीं सकता है, क्योंकि इन सभी के अंदर भी जान है। फाइट करते हुए जो ब्लेड था उसको थोड़ा तो मुसीबत हो रही थी, उसमें ही एक सोफी उसे बोलती है कि मुझे सिखाओ कि आखिरकार तुमने किस तरीके से तुम्हें मारने के लिए टेक्निक यूज करनी होगी। जिस पे जो ब्लेड था वो भी थोड़ा सफर करने लग जाता है और ये सारे लोग ओवर पावर कर रहे होते हैं। जिस पे अर्नेस्ट थोड़ा डर जाती है और उसको मदद करने के लिए आगे जाने वाली होती है, लेकिन अपनी सोफी उसे रोक लेती है और बोलती है कि ब्लेड पे भरोसा रखो। फिर हम लोग ब्लेड को देखते हैं कि वो बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो कंट्रोल में आती है, लेकिन फिर दूसरे टेक्निक का यूज करते हुए ये ब्लेड को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा देती है। इन सारी चीजों के बाद जो एक सोफी रहती है वो अपनी टेक्निक का यूज करती है, जिससे वो बहुत सारे जो अपने क्लोन्स थे उनको बना लेती है, और उस क्लोन को यूज करते हुए वो अटैक जैसे ही करने वाली थी ब्लेड पे, तो ब्लेड को जो उसके साथी थे वो एक कैप्सूल फेंकते हैं जो कि वो अपने तलवार पे लगा के उस कैप्सूल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उस सोफी के जितने भी क्लोन्स थे वो वहीं गायब हो जाते हैं और उस सोफी की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जो दूसरी सोफी थी वो जैसे ही अटैक करने के लिए ब्लेड पे बढ़ती है तो वो भी इस कैप्सूल का यूज करते हुए एक बैरियर बना देता है, जिससे उस सोफी को भी दिक्कत होती है। और दूर से जो लियोनार्ड था वो देखते हुए इस चीज को खुश हो रहा होता है और बोलता है कि मैंने ये बैरियर खुद बनाया है। लेकिन जो सोफी थी वो थोड़ा ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से अटैक कर देती है, जिससे जो तलवार था ब्लेड के पास वो टूट जाता है। तो अब कैप्सूल देने से भी उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अर्नेस्ट से जो ब्लेड था वो कैप्सूल मांगता है, तो जो अर्नेस्ट थी उसे कैप्सूल फेंकती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता है और थोड़ा दूर गिर जाता है। तो उसे बचाने के लिए जो ओरिजिनल सोफी थी वो आती है और आसमान में ले जाते हुए उसे कैप्सूल भी देती है और उसे बचा भी लेती है और बोलती है कि अब सब चीज तुम्हारे हाथ में है। फिर उस कैप्सूल का यूज करते हुए जो ब्लेड था वो ड्रैगन बस्ट का यूज करता है और वो पूरा अपना जो ग्रेट हीरो वाला टेक्निक थी उसको यूज कर रहा होता है, जिससे इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा कोलाइड होता है और थोड़ा देर के लिए जो ब्लेड था ओवर पावर होता है। फिर वो सोफी को बोलता है कि अब तुम आराम करो, आगे का चीज मैं संभाल लूंगा। इसी तरीके से जो ब्लेड था वो भी बहुत सारे जो अपने टेक्निक्स थे वो यूज करते हैं, फायर अटैक और बाकी सारे। और जो सारी जो लड़ाई थी वो शाम तक चली जाती है, जहाँ पे जैसे ही सनसेट होने वाला होता है तो जो नकली सोफी थी वो हार मान चुकी होती और बोलती है कि अब सब चीज खत्म हो चुका है। तो ब्लेड उसे बोलता है कि तो तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए ना। तो वो बोलती है कि वैसे भी अब हमारा समय आ चुका है, और उसका एक हाथ टूट के जमीन पे गिर जाता है। तो ब्लेड उसे जाके पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कितना समय बाकी है। तो सोफी बोलती है कि हमारे पास बस 14 दिन थे और आज वो आखिरी दिन है और सनसेट के बाद हम मारे जाएंगे। तो जो ब्लेड था वो गुस्सा हो जाता है और कान में अपने ईयरफोन से एर्जा को बोलने लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, जल्दी कुछ पता करो जिससे हम इन सभी को बचा पाए। तो जो एर्जा था वो बताता है कि इन सभी के ऊपर बचपन से एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसलिए इनका बहुत ही ज्यादा बचना मुश्किल है, लेकिन अगर हम लीडर को पकड़ ले तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ब्लेड इसको फोर्स करता है कि जल्द से जल्द इसके लीडर का पता लगाओ। जिस पे जो एर्जा था वो बोलता है कि हमें इनका लीडर भी मिल गया है, लेकिन बुरी बात यह है कि जो इनका लीडर था वो बहुत समय पहले ही कंकाल बन के मर चुका है, और मेरे हिसाब से ये सारी बहनें उस शरीर को देखते हुए हेलुसिनेट करती थी और इन्हें लगता था कि इन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारे पास और भी कोई चारा बचा नहीं है इन्हें बचाने का। जो एर्जा था वो बताता है कि आगे चल के इनका कुछ इलाज खोजा जा सकता है, लेकिन आज
आज के समय में इनका कोई भी इलाज नहीं है और मैं ये बहुत ही दुखी होकर बोल रहा हूँ। फिर जो ब्लेड था वो बहुत ही निराश हो रहा होता है तो सोफी उसके पास आती है और बोलती है मेरे पास एक टेक्निक है, अगर हम दोनों मिलकर अपनी एनर्जी इन सभी को दे दे तब जाके शायद से ये लोग बच पाएंगे। जिसके लिए जो ब्लेड था वो भी तैयार हो जाता है और फिर ब्लेड और सोफी मिलके अपनी पूरी एनर्जी इन पांचों में डालना शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि बहुत ही डैमेज लग रहा होता है और उसे होश आता है वही एज यूजुअल हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो होश में आते ही सोफी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी सारी बहनें हैं कहाँ पे और क्या अभी भी वो मेरे को मारने की कोशिश कर रही हैं। जिस पे जो सोफी थी वो बताती है कि नहीं, दरअसल अब वो तुम्हारी चिंता कर रही है कि तुम कैसे रहो। फिर बातों बातों में ही हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे सोफी की जितनी भी बहनें थी वो अब सोफी की ओरिजिनल बॉडी के अंदर आके समा चुकी है और सोफी उन सभी की ताकत को एक साथ यूज कर सकती है। सोफी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास अब 6 शरीर है, जिसपे इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मजाक होना शुरू होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो मॉन्स्टर था वो आ चुका था और उससे लड़ाते हुए किंग इन सभी को ट्रेन कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। जो कू थी वो भी इससे लड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये मॉन्स्टर ताकतवर था इसलिए कू भी हार जाती है। फिर अर्नेस्ट भी ट्राई करती है सहराने का लेकिन उसका जो डीमन मॉन्स्टर था वो भी हार मान जाता है। फिर यहाँ सोफी आती है जो कि अपनी 6 बहनों का इस्तेमाल करती है और बहुत ही तगड़ा अटैक करती है इस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उस अटैक से भी कुछ नहीं होता है इस मॉन्स्टर को। फिर यहाँ माओ आ जाती है और वो भी अपना डीमन वाला एबिलिटी का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस अटैक को भी वो मॉन्स्टर अपने फूक से ही दूर फेंक देता है। तो ये सारे लोग फिर हार मान चुके होते हैं कि ये इस मॉन्स्टर को हरा ही नहीं सकते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या होता है और वो ड्रैगन पूरा नीचे गिर जाता है। सारे लोग एकदम शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार यहाँ ये ड्रैगन कैसे चित हो गया। उतने देर में यहाँ ब्लेड आता है और वो अपने हाथ में एक कड़ी रखा हुआ होता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। जिस पर अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पे एज यूजुअल हमारी ट्रेनिंग बर्बाद कर दी है, लेकिन उसका जो ब्लेड था वो कुछ भी नहीं सुनता है और अपना कड़ी खाना एंजॉय करता है। और इसी सीन के साथ ये ऑसम एनीमे यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एनीमे की जो स्टोरी है वो हैप्पी एंडिंग में खत्म हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसका सेकंड सीजन आएगा, लेकिन अगर इसका सेकंड सीजन आता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन अगर इसका सेकंड सीजन आता है तो मैं आप सभी के लिए वो एपिसोड लेके जल्द से जल्द आ जाऊंगा। इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना होगा। तब तक के लिए बाय।